चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से जो है हम लोगों का डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। और हम लोगों ने डोमेन बनाई थी, किस नाम से बनाई थी जी? सबसे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं ये बताएंगे डीसी का नाम क्या था हमारा? हमारा जो डोमेन कंट्रोलर था उसका नाम क्या था? DC01। फिर मैंने बताया था कि ये फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल और डोमेन का फंक्शन लेवल ये क्या चीज़ होती है? फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल और डोमेन का फंक्शन लेवल आप जी फॉरेस्ट में हम अगर विंडोज 7 रखते हैं और उसको डोमेन में अपडेट कर सकते हैं। अगर हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को हम नहीं करते, विंडोज के अंदर रख सकते हैं, डोमेन को अपडेट कर सकते फंक्शन लेवल हाईएस्ट रखने का क्या फ़ायदा और नुकसान क्या है? हैं। सर कंपेटेबिलिटी सर, क्या मतलब? सर अगर आपने अपडेट करना है तो उसमें मसला हो जाएगा। हाँ जी यासीन साहब, फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल जो है अगर हम लोग कर देते हैं 2003 और डोमेन का फंक्शन लेवल रखते हैं हम लोग 2008 फंक्शन लेवल रखने का फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? सर नुकसान तो यही होगा कि पिछले जो बैक थोड़ा ऊंचा बोलो ना, बाकी मुझे पता 2003 और नेटिव के साथ आई थी जो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। जी सर। इसका नुकसान तो ये है कि इससे जो पिछले वाली वर्जन है 2003 2000 और उससे पिछले वो तो सपोर्ट नहीं करेगा। जी जी तो फायदा इसका ये है कि ये थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज होगी। ऑथेंटिकेशन और इसके अंदर स्पीड के अंदर यूजर की जो है ऑथेंटिकेशन हो जाएगी उसके अंदर। जी एनीवन एल्स? जी हजरत साहब, आप सर? तो डाउनलोड कर सकते तो ये फायदा होगा कि जैसे जो लेटेस्ट रोल्स वगैरह और जो लेटेस्ट नए फीचर्स वगैरह उससे है ना वो अच्छा, कंपेटेबल होगा। मसलन कौन सा कोई एक फीचर या रोल बताओ। ये इसलिए कि ताकि आप लोग जाके बैठो, क्योंकि मुझे शिकायत ये मिली है कि आप लोग जो है ना वो थ्योरी के दौरान बिल्कुल सो रहे होते हो। तो एनीवे मैं आज से थोड़ा सा अपने चेंज कर लेता हूँ ये। मैं आप लोगों को टू दी पॉइंट प्रैक्टिकल करवाया करूँगा और वहीं पे साथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को उसकी दिया करूँगा। ये मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा था, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग कि मार्केट में आप लोगों को ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि जी MCIT भी किया हुआ है, लेकिन बेसिक्स का जब पूछेंगे ना उनसे, और ख़ास तौर पे ये जो फैक्टर्स जो है ना ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कंसिडर होते हैं। अगर तो यहाँ पर नेट चल रहा है ना अभी, तो मैं आप लोगों को लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की आज आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको दिखाता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से काम होता है। तो ये अभी तक का जो लेक्चर था ना हम लोगों का, ये अभी ये सर्वर वाली क्लास जिन्होंने अभी रिसेंटली शुरू की है, ये हमारा जस्ट थर्ड लेक्चर था हमारा। और थर्ड लेक्चर तक जो है ना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो डेवलप करने के लिए, वो बेहतर करने के लिए जो है ना मैं हर चीज़ की इतनी डिटेल के अंदर जा रहा था। तो खैर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को थ्योरी बिल्कुल स्किप करवा दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश के मद्देनज़र, कि जैसे मुझे अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि आप प्रैक्टिकल करवाया करें, तो प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का। तो वहीं पे जो स्क्रीन आएगा देखो उसी के साथ ही जो है ना मैं उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह दे देगा। हाँ जी मेरा तो ख्याल है वो ठीक कर लेते हैं। हैं। वो जैसे आप करवा रहे हैं ना सर, ऐसे पता नहीं किसने किया सर, आप जो करवा रहे हैं जैसे करवा रहे हैं सर, ऐसे बेहतर है इसमें क्या है सर, हम वो शिकायत बात ये है ऐसा वो प्रोफेक्ट है सर, कोई सिनेरियो जिस तरह से हम यहाँ पे आए हैं दोबारा यहाँ पे आए चलो एनीवे जी। सर, 3 हफ्ते वेट करके अगर फिर दोबारा दूसरी तरह से दोबारा दूसरों की तरह शुरू हो जाएगा, वेट करने का फायदा। चलें अच्छा ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने डिस्कशन को क्लोज किया था, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी। एक्टिव डायरेक्टरी के मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, ट्री क्या होता है, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है, ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है। तो उन्हीं चीज़ों को एक हम लोग उसका क्विक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, और साथ उसके बाद जो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, चाइल्ड डोमेन कैसे बनाते हैं, और किसी कंप्यूटर को डोमेन जो है वो कैसे ज्वाइन करवाते हैं। उसको शुरू करने से पहले हम लोग जो है मजीद कुछ थोड़े से कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर वो कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। जब आप लोगों ने एक डोमेन बना ली, आप लोगों ने एक एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली, मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी का सिनेरियो, यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्क एडमिन इन ए यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल फेडरल रुद्र यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हो, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, कायदन यूनिवर्सिटी में। आपको टास्क ये दिया गया है कि जी तमाम यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स को आप डोमेन के ऊपर लेके आओ। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होनी चाहिए, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड जिसका होगा एक्टिव डायरेक्टरी में सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो लैब यूज़ कर सकेगा, अदरवाइज और कोई नहीं यूज़ कर सकेगा। मिसाल के तौर पर
यूनिवर्सिटी के अंदर 26 डिपार्टमेंट है। यूनिवर्सिटी के अंदर 26 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस आईटी का है, एक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का है जिसका एमबीए वगैरह का सब्जेक्ट बीबीए के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का है, एक मैथमेटिक्स का है, इंग्लिश का है, बॉटनी का है, जूलॉजी का है। वालेकुम सलाम। तो इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर किसी डिपार्टमेंट में एक लैब है, किसी में 2 लैब है, किसी में 4 लैब है, और हर डिपार्टमेंट का एक एक एडमिन है या एक एक लैब असिस्टेंट है। तो अब आप 26 डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना चाह रहे हो एक डोमेन के अंदर। तो डोमेन तो आप लोगों ने एक इंस्टॉल कर ली, एक बिगर पिक्चर के अंदर आप लोगों के पास एक अम्ब्रेला आप लोगों के पास बन गई। अब आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाना है, तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर विद इन डोमेन रहते हुए, यानी एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी हमें फैसिलिटेट करती है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लें, या जिसको हम लोग ओजू बोलते हैं। ओजू बेसिकली एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर आप लोगों के यूजर्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, और उसके अंदर जो है आप लोगों के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ओजू बनाने का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है इसका? फ़ायदा तो इसका ये है कि एक बड़े इन्वायरमेंट में आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आप क्या करोगे कि ओजू बना लोगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स, यानी डिपार्टमेंट वाइज उसके छोटे छोटे आप उसके सेग्रीगेशन कर लोगे, आप उसके तकसीम कर लोगे, उसको आप डिवाइड कर लोगे। उसको फ़ायदा क्या होगा इसका कि हर ओजू के ऊपर उसके रिस्पेक्टिव लैब असिस्टेंट को या एडमिनिस्ट्रेटर को आप एडमिन कंट्रोल डेलीगेट कर दोगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, जो मैथमेटिकल डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर यूजर्स क्रिएट करेगा, ग्रुप क्रिएट करेगा, उनके कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन करवाएगा। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट को या कंप्यूटर साइंस को या मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर आपने डिफरेंट टाइप की आपने पॉलिसीज़ लगानी है। या एक तो सिनेरियो आपको मैंने ये बताया ना कि यूनिवर्सिटी आपके हो सकती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोगों के 26 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपना अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर है। आप क्या करो, 26 ओजू बना के उस ओजू के ऊपर कंसर्न एडमिन को आप एडमिन कंट्रोल डेलीगेट कर दो। आप सिर्फ ओवरऑल एडी के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होगे, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस को मैनेज करना उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों ने इंस्टॉल की है, अब उसके अंदर आप लोग जो है ओजू डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनाना चाह रहे। सपोज एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर लगी हुई है और कोई डिपार्टमेंट एडी को यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो अब आप कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट के अंदर यूजर्स को मैनेज करने के लिए, अब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक आध स्टूडेंट तो होता नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बीसीएस की क्लासेस भी होती हैं, एमसीएस की क्लासेस भी होती हैं, एमएस की भी होती हैं, पीएचडी की भी होती हैं, या बीएसआईटी भी हो रहा है, बीआईटी भी हो रहा है, बीबीआईटी भी हो रहा है। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो आप कोर्स वाइज जो है ओजूज बना सकते हो, या मॉर्निंग इवनिंग के सेक्शन के हिसाब से आप जो है उनके बैच के हिसाब से कि जी ये 2009 सेशन है मॉर्निंग सेशन, ये 2009 का इवनिंग सेशन है। या आप पहले फर्दर 2 मेन ओजू बना लो, एक बना लो फैकल्टी के नाम से या स्टाफ के नाम से, और दूसरा बना लो आप उसके स्टूडेंट्स के नाम से। यानी फैकल्टी के अंदर आपके लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स के और आपके जो है लैब के जितने लोग हैं उनके अकाउंट्स होंगे और उनके कंप्यूटर्स होंगे। और जो स्टूडेंट का ओजू होगा, स्टूडेंट के ओजू के अंदर बीसीएस के यूजर्स, एमसीएस के यूजर, एमफिल, एमआईटी वगैरह के यूजर्स की इन्फॉर्मेशन होगी। सर ये अलग सब कोई होंगे इनके अभी मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा करके दिखाऊंगा आपको। पहले सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ओजू है क्या चीज़। ओजू जस्ट एक सिंपल एक कंटेनर होता है, यानी जिस तरह आप फोल्डर बनाते हो ना, फोल्डर के अंदर फाइलें सेव करते हो। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग जो फोल्डर क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओजू, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। फ़ायदा इसका क्या होता है, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग ओजू बना लेते हैं। फिर उसके ऊपर आप लोग डेलीगेट कर देते हो परमिशन। यानी मिसाल के तौर पे बीसीएस की लैब का आपने एक एडमिन बना दिया, अब वो बीसीएस की लैब का एडमिन जो है ना, उस कंप्यूटर के सारे इंस्टॉलेशन करनी है, जो कुछ भी करना है, यूजर्स के अकाउंट अनेबल डिसेबल करना, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमसीएस की लैब का जो है वो अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटर है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि आपने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ लगानी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट शरारत ये करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो शेयर ड्राइव के ऊपर से डेटा को जो है ना डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं डेटा को, जो टीचर असाइनमेंट वगैरह शेयर कर होता है। अब आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट को राइट्स नहीं देने कि फाइलों को डिलीट कर सकें। या मिसाल के तौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स वगैरह जो है ना वो ट्राई करते रहते हैं, और वो उसके ऊपर सी ड्राइव के ऊपर कोई वायरस के फाइल आके सेव करवा देगा, कोई जो है कमांड प्रॉम्प्ट के आगे छेड़खानी करेगा, कोई रजिस्ट्री को जाके एडिट करेगा। अब आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट के पास से ये कंट्रोल आप लोगों ने ले लेना, ठीक है। स्टूडेंट को आप लोगों ने स्टूडेंट्स के अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई यूज़र सी ड्राइव के ऊपर डेटा स्टोर ना कर सके, कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट ना कर सके, रजिस्ट्री के साथ ये छेड़खानी ना कर सके, कमांड प्रॉम्प्ट को रन ना कर सके। अब स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, ग्रुप पॉलिसी लगाओगे। अब वो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कहाँ पे होगी, वो ग्रुप पॉलिसी स्टूडेंट के कंटेनर पे, स्टूडेंट के ओजू पे जाके अप्लाई होगी। अब आप टीचर्स को ज़्यादा राइट्स देना चाह रहे हो, आप टीचर को चाह रहे हो कि टीचर जो है वो सी ड्राइव को भी एक्सेस करें, डी को भी एक्सेस करें। तो टीचर्स के लिए आप लोगों ने सेपरेट पॉलिसी लगानी है। या मिसाल के तौर पे एक शेयर ड्राइव है, शेयर ड्राइव के ऊपर आप कोटा वगैरह लगाना चाह रहे हो, टीचर्स के लिए एक सेपरेट ड्राइव है, स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट ड्राइव है। आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स को जो सी और डी ड्राइव नजर ही ना आए, लेकिन टीचर्स को सी और डी ड्राइव नजर है।
अब इस किस्म के आप लोगों ने काम करना है, ग्रुप पॉलिसी लगानी है, तो वो उसके लिए आपको मजबूरन एक कंटेनर की ज़रूरत है। और वो कंटेनर जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजू कहते हैं। ओजू या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आप लोगों ने बनाना हो तो आप लोग अपनी एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पे आओगे। एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पे आके आप खोलोगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी उसके अंदर अभी मैं सबसे पहले टैब में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। अब मैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ओयूज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो जो हमारी डोमेन है mcitp.com उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक किया। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को नाम क्या देना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट के नाम से एक पेरेंट ओयू बना लिया। अब स्टूडेंट के अंदर फर्दर आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, तो आप यहाँ पे मजीद सब ओयूज बना सकते हो। लाइक आपने BCS के लिए एक अलग से बना दिया, MCS के लिए एक अलग बना दिया, ICS के लिए आपने अलग से बना दिया, PhD के लिए आपने अलग से बना दिया। यहाँ से आप सिंपल ओजू पे राइट क्लिक करोगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे मैं करता हूँ MCS। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम द एक्सटेंडेड डिलीशन। ये 2008 के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन दी हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर अनइंटेंशनली आपसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो वो डिलीट नहीं करेगा उसको। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी मैंने इस प्रोटेक्शन को मैंने इसको डिसेबल कर दिया और इसको मैंने ओके किया। अब अगर मैं MCS वाले ओजू के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये सिंपल मेरा ओजू जो डिलीट हो गया होगा। लेकिन मैं अगर BCS वाले ओजू पे राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ और यस किया, देखें डिलीट नहीं करेगा। इसका फ़ायदा क्या है, सपोज अगर MCS वाले ओजू के अंदर 100 स्टूडेंट्स के अकाउंट बने हुए थे, अगर खुदा ना खासा वो डिलीट हो गया, बहुत अच्छा खासा नुकसान हो गया आपका कि 100 अकाउंट आपके डिलीट हो गए हों। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप लोगों ने ओजू बनाना है तो आप उसके जो है प्रोटेक्शन जो है उसको लाजमी तौर पे एक्सीडेंटल डिलीशन से प्रोटेक्शन जो उसकी लाजमी इनेबल करें। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आपको खुद ही ये ओजू डिलीट करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, आप बाकी इसको डिलीट करना चाह रहे हो, उसको डिलीट कहाँ से करोगे? उसके लिए पहले आप आओगे व्यू के अंदर और यहाँ पे क्लिक करोगे एडवांस फीचर्स पे। व्यू पे आके कहाँ पे क्लिक करोगे? एडवांस फीचर्स पे। एडवांस फीचर्स पे जब आपने क्लिक किया तो फिर अब आप इस ओजू पे जो भी आपने ओजू बनाया स्टूडेंट्स के नाम का, इस पर राइट क्लिक करोगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओगे। अच्छा, पहले एडवांस को ख़त्म करके पहले आपको नॉर्मल बिहेवियर दिखाता हूँ, फिर एडवांस वाला दिखाता हूँ मैं आपको। अभी फिलहाल जो है ना इसका नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल के अंदर आपने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। यहाँ पे टोटल कितने टैब नज़र आ रहे हैं आपको? एक जनरल का टैब नज़र आ रहा है, एक मैनेज बाइक नज़र आ रहा है, कॉम्प्लस का टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्दर उसके डिस्क्रिप्शन, स्ट्रीट, इच एंड एवरी, ये इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू और यहाँ से मैंने एडवांस फीचर पे क्लिक किया, अब मैं इस ओजू पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एडिशनल टैब्स भी नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे जनरल आ रहा है, मैनेज बाई आ रहा है। ठीक है, अब जो एडिशनल टैब आया वो एक आया ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक आ गया सिक्योरिटी का और एक आ गया एट्रीब्यूट एडिटर का। तो ये तीन जो है टैब्स पहले नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सीडेंटल डिलीशन। इसको आपने अनचेक किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब आप इस स्टूडेंट को ओजू को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप लोग जो अब इस ओजू को आप जो आसानी से इसको आप डिलीट कर दोगे। इसे आप राइट क्लिक किया और आपने इसको डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट्स ने BCS के ओजू को आप लोगों ने करना था डिलीट। ऑब्जेक्ट के अंदर आया, एक्सीडेंटल डिलीशन, इसको हम लोगों ने वो किए, ख़त्म किया और राइट क्लिक किया और डिलीट किया। देखें वो जो BCS का ओजू है जो वो डिलीट हो गया। तो जब भी आप लोग ओजू बनाओ तो ओजू के अंदर ओजू को आपने प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन ये लाजमी आप लोगों ने इनेबल करना। मिसाल के तौर पर मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 बना रहा हूँ कंटेनर, न्यू ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, और एक बना दिया मैंने BCS का, एक बना दिया MCS का। एक पेरेंट ओयू बनाया, पेरेंट ओयू मैंने बनाया स्टूडेंट्स के नाम से। अब स्टूडेंट के अंदर मैंने मजीद 2 बनाए, एक बनाया चाइल्ड ओयू मैंने बनाया, एक BCS के नाम से बनाया और एक मैंने MCS के नाम से बनाया, और इनकी एक्सीडेंटल डिलीशन मैंने इनकी अनेबल कर दी हुई है। अच्छा, कंटेनर तो बना लिए, अब आप इसके अंदर क्या करोगे? फर्दर यूज़र्स क्रिएट करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक यूज़र बना देता हूँ, राइट क्लिक किया। अब यूज़र का अकाउंट आप लोगों ने बनाना है। जो यूज़र का क्या मतलब है? जो एक्टिव डायरेक्टरी के रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा, जो डोमेन पे लॉगिन हो सकेगा, जो डोमेन पे लॉगिन होकर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेगा, डोमेन से इस्तेफादा हासिल कर सकेगा, फ़ायदा उठा सकेगा। तो मैंने सिंपल किसी एक ओजू के अंदर आके राइट क्लिक किया और यहाँ से यूज़र्स पे क्लिक किया। यूज़र्स पे क्लिक करने के बाद इसका नाम मैंने दिया, पूरा नाम क्या? यासीन, यासीन। ठीक है, इसका मैंने फर्स्ट नेम दिया यासीन, लास्ट नेम दिया इसका मैंने अशरफ, फुल नेम इसने खुद ब खुद डिटरमिन कर लिया उसका, इसका पूरा नाम है यासीन अशरफ। इसका लॉगिन नेम क्या बनाना चाह रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मैं यासीन के नाम से इसका लॉगिन नेम बनाना चाह रहा हूँ।
अच्छा, इसकी डोमेन कौन सी है? @mcitp.com। नेक्स्ट की है। अब जब आप यूज़र क्रिएट करते हो तो यूज़र क्रिएट करते हो ये 4 ऑप्शन आपको देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, कि यूज़र नेक्स्ट लॉगिन के ऊपर अपना पासवर्ड चेंज करें। सेकंड ऑप्शन दे रहा है यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि यूज़र को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो को पासवर्ड चेंज ना कर सके। ये किस सिनेरियो के अंदर हो सकता है? मिसाल के तौर पे आप जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप काम कर रहे हो। यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ही लैब्स बनी हुई हैं। अब साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वालों का भी एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। अब वो भी कंप्यूटर का पीरियड पढ़ने के लिए आप लोगों की लैब के अंदर आते हैं। अब मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी के 50 स्टूडेंट हैं, अब वो आपके परमानेंट स्टूडेंट नहीं है। अब साइकोलॉजी के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी आते हैं, सेकंड भी थर्ड भी। आप एक जेनेरिक अकाउंट उनको बना के देना चाह रहे हो रादर देन के हर यूज़र का आप सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाओ, क्योंकि वो आपके परमानेंट स्टूडेंट नहीं है। वो तो सिर्फ अपना एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके उसमें आते हैं। तो आप ये चाह रहे हो कि आपने एक जेनेरिक अकाउंट बना दिया गेस्ट के नाम से या साइकोलॉजी के नाम से, और तमाम स्टूडेंट्स को कहते हो कि जी साइकोलॉजी यूज़र नेम है, पासवर्ड है 1 2 3। तो अब सारे यूज़र जो है ना एक ही, जितने स्टूडेंट्स होंगे सब एक ही यूज़र को यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेंगे। लेकिन आप ये चाहते हो कि कोई भी स्टूडेंट पासवर्ड चेंज ना कर सके। तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ठीक है, पहली ऑप्शन आप लोगों ने खत्म कर दिया, दूसरी का आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर क्या होगा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यासीन का अकाउंट बना रहा हूँ तो यासीन अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक जेनेरिक अकाउंट बनाया साइकोलॉजी के नाम से और उसके अंदर पासवर्ड जो है मैंने अनेबल किया हुआ है कि स्टूडेंट जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कोई एक स्टूडेंट शरारत करता है, उसको पासवर्ड चेंज करना आता है, वो पासवर्ड चेंज कर देता है, अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड रखता है। अब बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने तो बताया था कि जी साइकोलॉजी यूज़र है 1 2 3 पासवर्ड है, लेकिन ये तो लग ही नहीं रहा। तो इस किस्म के सिनेरियो के अंदर बाद वक़्त जो है हमें पासवर्ड जो है खुद से हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी के अटेंडेंस रहती है? दैन उसके बाद है कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 42 डेज़ के बाद 42 दिन के बाद पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, नेवर एक्सपायर हम लोग क्यों करते हैं? नेवर एक्सपायर हम लोग इस वजह से करते हैं कि बाद वक़्त आप लोग कुछ सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हो, लाइक आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन करनी है, या आप लोगों ने सिस्टम सेंटर फैमिली के किसी प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन करनी है, ऑपरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर, या आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट सर्वर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कुछ सर्विस अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो सर्विस अकाउंट जो है उन सर्विस अकाउंट के ऊपर वो पर्टिकुलर सर्विस एसक्यूएल की या रिपोर्टिंग की सर्विस वगैरह जो है वो रन होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड नेवर एक्सपायर आप लोगों ने सिलेक्ट ना किया तो क्या होगा? 42 दिन के बाद वो आप लोगों का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों की सर्विस चलना बंद हो जाएगी। तो जब भी हम लोग कोई सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सर्विस अकाउंट के अंदर लाजमी आप लोगों ने ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर वाला। ठीक है, मिसाल के तौर पे एसक्यूएल सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है तो एसक्यूएल सर्वर के कुछ सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज कुछ पर्टिकुलर अकाउंट यूज़ करती हैं। या आप लोगों ने रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, रिपोर्ट सर्वर को भी कुछ रिपोर्टिंग सर्विस अकाउंट की ज़रूरत होती है। या मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर इंस्टॉल करना है, तो ऑपरेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है कि ऑपरेशन मैनेजर इंस्टॉल करने से पहले आपने उसको बताना है कि एक OPS MGR एक्शन अकाउंट आपने उसको बताना है, एक आपने SDK कॉन्फ़िग अकाउंट बताना है। SDK कॉन्फ़िग अकाउंट जो है वो डेटाबेस के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन करता है, जो OPS MGR एक्शन अकाउंट जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर एजेंट इंस्टॉल करता है। तो अब इस तरह के सर्विस अकाउंट जब आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करने हैं तो उसके अंदर ये वाला जो चेकबॉक्स है पासवर्ड नेवर एक्सपायरी लाजमी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद एक ऑप्शन है कि अकाउंट इज डिसेबल। ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का सिनेरियो है, अब वो प्रैक्टिस के लिए जो है ना आपको सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं आप लोग, अब एक स्टूडेंट ने अपनी फीस ही पे नहीं की तो मैनेजमेंट क्या कहती है? मैनेजमेंट कहती है इसका अकाउंट डिसेबल कर दो ताकि लैब यूज़ ना कर सके। ठीक है, तो इस किस्म का सिनेरियो। या मिसाल के तौर पर आपका एक एम्प्लॉई जो है कंपनी का एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चला गया होगा, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो? उसका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर देते हैं। ठीक, डिसेबल क्यों करते हैं? डिलीट क्यों नहीं करते? अब मिसाल के तौर पे एक अकाउंटेंट की पोजीशन पे एक शख्स काम कर रहा था, अकाउंटेंट साहब को कोई अच्छी जॉब मिली है या उनका कोई प्रॉब्लम बना, उन्होंने जॉब छोड़ दी हुई है, अब ये अकाउंटेंट की पोस्ट वेकेंट हो गई है। अब आप ये चाह रहे हो कि अकाउंटेंट के अकाउंट से, अकाउंटेंट के यूजर से कोई दूसरा बंदा लॉगिन ना हो, तो फॉर द टाइमिंग आप क्या करते हो? उसको डिसेबल करते हो। जब नया अकाउंटेंट आएगा तो आप उसी अकाउंट को अनेबल करके उसको दे दो कि भाई ये तुम्हारा यूजर है, ये तुम्हारा पासवर्ड है, उसका पासवर्ड ही सेट करके दे दो। ठीक है, तो ये चारों टैब्स की आपको समझ लगी? ये 4 टैब्स आप लोगों ने किए। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक सिंपल यूज़र क्रिएट किया यासीन, उसका मैंने पासवर्ड सपोज मैंने रखा है ASD@123। नेक्स्ट किया, ये उसकी समरी बता रहा हूँ और फिनिश किया। अच्छा, अब मैं अगर यासीन यूज़र जो यासीन अशरफ यूज़र मैंने बनाया, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे देखें कौन कौन सा टैब दिखा रहा है। यहाँ पे जनरल का टैब दिखा रहा है। जनरल के टैब के अंदर तो उसका बता रहा है कि फर्स्ट नेम क्या, लास्ट नेम क्या, डिस्प्ले नेम क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, ऑफिस क्या, टेलीफोन, ईमेल, वेब पेज वगैरह।
एड्रेस के अंदर यहाँ पे ये यासीन का स्ट्रीट एड्रेस, इसका ऑफिस का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ठीक है। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है, और ये एक्टिव डायरेक्टरी के उस डेटाबेस के अंदर ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके स्कीमा पार्टीशन के अंदर जाकर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इनका फ़ायदा क्या है कि ये आप लोगों के सर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि अभी तो सिर्फ मैंने एक यूज़र बनाया ना, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बाद हो सकता है कि किसी जगह पर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र हो, अब उसके अंदर यासीन नाम के 3-4 लोग हैं। अब आपको आपको कहा गया कि जी यासीन का अकाउंट डिसेबल कर दो। अब आप पूछोगे जी यासीन कौन से यासीन का अकाउंट डिसेबल कर दो। आपने कहा कि जी जो असिस्टेंट, आपको कहा गया जो असिस्टेंट परचेज ऑफिसर है। अब आपको कहाँ से पता लगेगा जी असिस्टेंट परचेज ऑफिसर? तो इन एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लोग इस किस्म की इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि यूज़र किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, यूज़र का मैनेजर क्या, और यूज़र के जो फर्दर उसका ईमेल एड्रेस वगैरह, इस किस्म की चीज़ें। और मजीद ये कि अगर आप लोगों ने मजीद कंपनी की डेटाबेस, आप लोगों ने आप कंपनी की वेबसाइट बनानी है, वेब पोर्टल आप लोगों ने डिज़ाइन करना है, और आप लोगों का फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट सर्वर लगाने का प्रोग्राम है, तो शेयर पॉइंट सर्वर जो है एक्टिव डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, एक्टिव डायरेक्टरी से ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेता है, और वो फिर जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करेगा और डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज लगेंगी वो इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए आप लोगों के इंडेक्सिंग करेगा, या आप लोगों की सर्च वगैरह जो है ना वो इन्हीं की बेस पे होगी। या मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक्सचेंज सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, तो एक्सचेंज सर्वर भी जो एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करता है एज ए फाउंडेशन। तो एक्सचेंज के लिए जो बेसिक जो है कोर, वो हमें कहाँ से मिलेगा? एक्टिव डायरेक्टरी से मिलेगा। फिर हम लोगों को जरूरत पड़ती है इन एट्रीब्यूट्स की। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी जो है, अब ये फिर ये कि उसके बाद इसका अकाउंट, अकाउंट के अंदर दो दो चीज़ें यहाँ पे एक बता रहा है कि यूज़र का लॉगिन नेम क्या है। लॉगिन नेम है yasin@mcitb.com, और यूज़र लॉगिन नेम प्री विंडोज़ 2000। इसका मतलब क्या है कि जो विंडोज़ 2000 से पहले जो आप लोगों का जो लॉगिन का क्राइटेरिया था, तो वो आप लोग डोमेन नेम लिखा करते थे, /यूज़र का नाम लिखा करते थे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं इसका जो यासीन का जो ये वाला नेम है, क्या नाम अपना, प्री विंडोज़ 2000 नेम, ये मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी यूनिकनेस बरकरार रखने के लिए मैं इसका शनाख्ती कार्ड नंबर दे सकता हूँ। अब यासीन जो है जब भी डोमेन पर लॉगिन होगा, जब भी वेबसाइट पर लॉगिन होगा, या तो वो लिखेगा yasin@mcitb.com, यूज़र नेम के तौर पे देगा, और पासवर्ड अपना कुछ भी देगा, लॉगिन हो जाएगा। या दूसरी सूरत ये है कि वो डोमेन का नाम लिखेगा MCITB / अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देगा, और उसके बाद जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप प्री विंडोज़ 2000 नेम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, जो ऊपर वाला जो है ना, ये लॉगिन नेम, इसको हम लोग बोलते हैं यूपीएन। इसको क्या कहते हैं? यूपीएन। यूपीएन स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम। और जो ये यहाँ पे नीचे जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सैम आईडी। इसको क्या बोलते हैं? सैम आईडी, जो विंडोज प्रिंट। अच्छा, अब जो इसके स्कीमा के अंदर जो अभी इंफॉर्मेशन, इसकी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी ना, वो इसी नाम से आप लोगों को नजर नहीं आ रही थी। जिन लोगों का कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है उन लोगों को पता है कि जब हम लोग को डेटाबेस बनाते हैं, तो डेटाबेस के अंदर बाद वक्त सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग डिस्प्ले के ऊपर हम लोग नाम जो है ना कॉलम्स के कुछ मुख्तलिफ रखते हैं। तो बाद वक्त सेंसिटिव डेटा होता है, और एक्चुअल जो हम लोग उनके नेम जो है वो प्रेजेंट नहीं करते, हम लोग जाहिर नहीं करते। तो इसी तरह से एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको डिस्प्ले हो रही है, फ्रंट एंड के ऊपर उनका नाम कुछ और होता है, बैक एंड पे जब स्कीमा को आप एक्सप्लोर करके देखते हो, स्कीमा में ये एट्रीब्यूट किसी और नाम से स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो अभी एट्रीब्यूट वो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, फिलहाल जो है ना अभी इतनी ही इसकी डिटेल जो है काफ़ी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, मिसाल के तौर पे जो यासीन साहब हैं, यासीन का जो जॉब टाइटल मैं कर देता हूँ लैब एडमिन, ठीक है। डिपार्टमेंट इसका CS एंड IT, इसका मैंने डिपार्टमेंट कर दिया। कंपनी इसकी क्या है? मिसाल के तौर पे कंपनी जो है वो यासीन की NTC के नाम से कंपनी है, ठीक है। यासीन का जॉब टाइटल है लैब एडमिन, डिपार्टमेंट इसका CS एंड IT, और कंपनी है इसकी NTC। अब अगर तो ऑलरेडी कोई इसका मैनेजर होगा और जिसकी आईडी क्रिएट हुई होगी, तो यहाँ पे आप इसके मैनेजर का नाम दे सकते हो। लेकिन चूंकि हम लोगों ने बिल्कुल पहला यूज़र बनाया, अभी हम लोगों ने कोई और मैनेजर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, तो वो यहाँ पे आपको ऐड नहीं करने देगा। फिलहाल मैंने उसको यहाँ पे अप्लाई किया, और इसके यहाँ पे कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के अंदर इसका मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दिया ही है, 12345678 9। सपोज ये मैंने इसका फ़ोन नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैं इसका को हॉटमेल का या याहू का जो है ना एड्रेस मैं देना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा yasin@hotmail.com। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन की आपको क्या ज़रूरत थी, किस वजह से ज़रूरत पड़ी? जब बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर यूज़र बनाने, या आप लोगों ने यूज़र बनाने और उसके अंदर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने रखने हैं। अब यासीन जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का अकेला
वो यूज़र नहीं है। डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना और भी यूज़र हैं जिनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस होगा, और और भी यूज़र्स ऐसे हैं कि जो कि लैब एडमिन होंगे, या और भी यूज़र्स ऐसे हैं कि जिनका एक कॉमन मैनेजर है। अब बात वक्त ये होता है कि हम लोगों ने 5 6 7 8 10 अकाउंट हम लोगों ने बनाने हैं, और सब अकाउंट के अंदर हम लोगों ने एक जैसी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने फीड करनी है, ठीक है। तो रादर देन के हम लोग एक एक टैब को मैनुअली बार बार हम लोग सेलेक्ट करें, आसान तरीका ये होता है एक सैम्पल अकाउंट बना लो आप, टेम्पलेट अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसी को कॉपी करके आगे फर्दर आप लोग यूज़ कर लो, ताकि बार बार वो चीज़ें आपको फीड ना करनी पड़े। मिसाल के तौर पे जब हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया, तो अकाउंट अकाउंट वाले टैब पे यहाँ पे दो ऑप्शन और आ रही हैं, एक है इसके लॉगिन आवर्स और एक है लॉगिन ऑन टू। लॉगिन आवर्स के अंदर आप इसका डिफाइन कर सकते हो कि यासीन जो है वो सिस्टम पे कब से कब लॉगिन हो सकता है। यहाँ पे आप उसके लॉगिन ड्यूरेशन लॉगिन टाइम उसका बता सकते हो। अभी संडे टू सैटरडे यानी कि होल्ड उसको अलाउ है। मैं उसे कहता हूँ कि यासीन जो है ना सिर्फ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ लॉगिन कर सके, और कब से कब कर सके। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी सुबह 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक, या सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक जो है ना वो लॉगिन कर सके। तो उसके लिए इसको मैंने लॉगिन डिनाई कर दिया, और मैंने इसको परमिट किया सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक। सपोज मैं उसको परमिट करना चाह रहा हूँ, और मंडे टू फ्राइडे मैं उसको सिर्फ परमिट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से इतना मैंने एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 7 AM टू 9 AM। 7 की बजाय अगर मैं इसको 8 तक लेके आना चाहूँ, 9 तक लेके आना चाहूँ, वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सपोज 7 वाला घंटा मैं इसका जो एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, ये 7 वाला घंटा जो 7 o'clock की है, मैं यहाँ से लॉगिन डिनाई करता हूँ। अब ये देखें आप कब से कब तक ये लॉगिन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको नीचे बता रहा है 8 AM टू 9 PM, सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक जो है ना ये यासीन साहब लॉगिन कर सकते हैं। ओके किया। फर्दर अगर आपने किसी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है, यूज़र को बाउंड करना है कि वो सिर्फ सिर्फ अपने ही कंप्यूटर पे लॉगिन करे, किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके लॉगिन ना करे, तो लॉगिन ऑन टू आप यहाँ पे आल कंप्यूटर का मतलब है डोमेन के किसी भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। और अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो सिर्फ एक कंप्यूटर पे हो, 2 कंप्यूटर पे हो, 3 कंप्यूटर पे हो, तो यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर्स का नाम दे सकते हो। मिसाल के तौर पर इसको मैंने कहा PC1, ऐड पे क्लिक किया, तो फिलहाल अभी जो है सिर्फ सिर्फ PC1 पे लॉगिन कर सकते, PC1 PC2 PC3। मैं सिर्फ उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ इन 5 PCs पे लॉगिन कर सके। खैर फिलहाल इस ऑप्शन को भी मैं कन्फिगर नहीं कर रहा, इसको मैंने ऑल ही रहने दिया, ठीक है। अप्लाई किया इसको मैंने। बाकी टाइम टू टाइम हम लोग इंशाल्लाह बाकी टैब्स जो है ना वो साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि मैं अगर यही सारे बताऊंगा तो आप लोग बोर होना शुरू हो जाओगे। अभी तक हम लोगों ने इसका जनरल वाला टैब देखा है, एड्रेस वाला टैब जिसमें ऑब्वियसली एड्रेस आएगा इसका, ठीक है। अकाउंट वाले टैब के अंदर मैंने आपको बताया कि यूपीएन क्या होता है, सैम आईडी क्या होती है, लॉगिन आवर्स वगैरह हम लोगों ने डिफाइन। दोबारा बता दें सर, ये जो आपने 2000 में डबल बताया ना, जी जी, ये दोबारा बताएं। जो आप लोगों का प्री विंडोज 2000 नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं सैम आईडी। सैम आईडी कहाँ पे यूज़ होती है कि जब आप लोगों ने किसी सिस्टम पे लॉगिन करना हो, तो जब भी लॉगिन आप लोगों ने करना है तो लॉगिन करते हुए मिसाल के तौर पे वेबसाइट पे लॉगिन करना है, या आप लोगों ने ईमेल चेक करनी है। अब यासीन ईमेल चेक करेगा, और इनका एक्सचेंज भी इसी नाम से फॉर एग्जाम्पल कन्फिगर हुआ। यासीन का ईमेल एड्रेस है सपोज yasin@mcitp.com मिसाल के तौर पे। तो अब यासीन जो अपने वेब बेस्ड इंटरफेस पे ओवा पे जब लॉगिन करना चाह रहा है, तो वहाँ पे अपना पूरा एड्रेस देगा yasin@mcitp.com और नीचे पासवर्ड देगा। अब यासीन चाह रहा है कि मैं पूरा ना लिखूं, yasin@mcitp.com ना लिखूं, तो फिर वो क्या करेगा, वो लिखेगा mcitp/yasin, ठीक है। जो @डोमेन.com जो डोमेन का नाम उसको बोलते हैं यूपीएन, यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम, और जो बैकस्लैश के साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैम आईडी या प्री विंडोज 2000 अकाउंट। विंडोज 2000 से पहले डोमेन पे लॉगिन करने के लिए हम लोगों को डोमेन का नाम भी साथ देना पड़ता था। या मिसाल के तौर पे सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि आप लोग होस्टेड टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप लोग जो है ना ईमेल की फैसिलिटी दे रहे हो, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोग ईमेल की फैसिलिटी दे रहे हो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिलाल फूड्स, एक का नाम है लीवर ब्रदर्स। अब उन सबको आप सर्विसेज दे रहे हो, आप लोगों ने एडीए की बनाई हुई है, लेकिन एडी के अंदर आप लोगों ने मल्टीपल यूपीएन ऐड किए होंगे, ठीक है। मल्टीपल नेम स्पेस वो कैसे करते हैं वो एक बात की कहानी है, वो बाद में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मल्टीपल यूपीएन अपना है। अब जब हर कंपनी का यूज़र अपनी ईमेल चेक करेगा, तो जाहिर है जो लिवर ब्रदर वाला होगा वो देगा user@liverbrother.com, जो हिलाल फूड वाला होगा वो लिखेगा user@hilalfood.com। तो ये @.com कंपनी नेम .com उसको, या अपने डोमेन नेम .com या यूपीएन उसको देना पड़ता है। या तो उस तरीके से दे सकता है वो, या फिर अपने डोमेन का नाम और बैकस्लैश हो। या आप लोग मिसाल के तौर पे क्राइटेरिया रखना चाह रहे हो कि यूजर्स दो तरह से लॉगिन कर सकें, या तो अपने user@domain.com उस तरह से कर सकें, या फिर ये है कि आप लोग जो है डोमेन का नाम और बैकस्लैश उसका NIC शनाख्ती कार्ड नंबर देना चाह रहे हो। अब मैं अगर सपोज यासीन का शनाख्ती कार्ड नंबर देना चाह रहा हूँ, तो यासीन का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे दे दूंगा मैं।
अब यासीन जो है यासीन के अकाउंट से भी लॉगिन कर लेगा और अपने शनाख्ती कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके यूपीएन है ना, यूपीएन तो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक yasin@mcitp.com, yasin@mcts.com, yasin@xyz.com, मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों का ये जो है प्री विंडोज 2000 लॉगिन नेम, डोमेन तो चूंकि आप लोगों की एक ही है ना, अभी आपके सिंगल डोमेन सिंगल फॉरेस्ट है, तो फिर आप लोगों का डोमेन का ये नाम, ये प्री विंडोज 2000 लॉगिन जो है ना, ये आप लोगों के मल्टीपल नहीं हो सकते एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए। एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए मल्टीपल यूपीएन हो सकते हैं, यानी @something.com, लेकिन एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए मल्टीपल सैम आईडीज आप लोगों की जो है वो सैम आईडीज टाइप नहीं हो सकती आप लोगों की। एनीवे मैंने ये एक यूज़र बनाया। अच्छा, अब मैं एक और यूज़र बनाना चाह रहा हूँ, आसिफ, और मैं चाह रहा हूँ आसिफ भी सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक लॉगिन करें, आसिफ का भी सेम डिपार्टमेंट हो। तो अब मैं बजाय इसके कि आसिफ का जो अकाउंट बनाऊंगा, मैं आसिफ के अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें मैनुअल सेट करूँ, उससे आसान तरीका ये है। और जब भी आप कोई नया यूज़र बनाते हो तो उसके अंदर वो 4 चीज़ें लाजमी पूछता है कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड, नेक्स्ट लॉगिन, ये किस्म की। मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ें मेरे से ना पूछे, बार बार मेरे से वो चीज़ें ना पूछे। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यासीन के अकाउंट को सिंपल कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने बनाया मोहम्मद आसिफ के नाम से एक यूज़र बना दिया, और इसका लॉगिन नेम मैंने आसिफ ही रखा। नेक्स्ट किया। अब ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अभी अनचेक है, ठीक है। क्यों अनचेक क्यों है? क्योंकि मैं कॉपी करके यूज़र के जो है ना यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो जो मैं काम करके दिखा रहा हूँ ना, यूज़र क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ये यूज़र मैं आप सबों के सामने मैनुअल क्रिएट कर रहा हूँ। अब एक यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है, यूनिवर्सिटी के सिनेरियो के अंदर अब एक बीसीएस की क्लास के अंदर 50 अकाउंट है, अब 50 यूज़र हैं। तो आप 50 यूज़र बनाते हो तो आपका वैसे ही काम हो जाएगा कि जब 50 यूज़र आपको मैनुअल बनाना पड़ रहे हैं। तो उसका आसान सा हल ये है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुए थे, तो जो एडमिशन डिपार्टमेंट था उसके पास इंफॉर्मेशन थी यूज़र्स की। उसके अंदर फर्स्ट नेम क्या, लास्ट नेम क्या, वल्दियत क्या, एड्रेस क्या, फ़ोन नंबर वगैरह क्या, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो उनके पास एक एक्सेल की फाइल थी। आपने अब बल्क यूज़र आप लोगों ने क्रिएट करना है, तो एक्टिव डायरेक्टरी आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप बल्क मैनेजमेंट कर सकते हो, बल्क क्वांटिटी के अंदर यूज़र। बाद में किसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बल्क यूज़र क्रिएट करना बताऊंगा मैं कि बल्क यूज़र आप लोगों ने कैसे क्रिएट करने हैं। उसके लिए आप उसको एक CSV फाइल का या एक्सेल की फाइल का पाथ बताते हो, उस एक्सेल की फाइल से वो सारे एट्रीब्यूट गेट करता है और आपके एक ही कमांड के जरिए 50 के 50 अकाउंट आपके क्रिएट कर देगा। आपको हर एक यूज़र के अगेंस्ट ये विजिट नहीं चलाना पड़ा, हर एक का फ़ोन नंबर, एड्रेस, बल्दियत, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अभी आसिफ की प्रॉपर्टीज़ हम लोग जाके देखते हैं। आसिफ के अकाउंट में अगर हम लोगों ने डबल क्लिक किया तो देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेट हुई। देखिए, टेलीफोन नंबर नहीं हुआ, क्यों कि टेलीफोन नंबर जो है वो ज़ाहिर है हर यूज़र का यूनिक होता है। मैं अगर सपोज सेल नंबर, मोबाइल नंबर कर देता तो ये आसिफ का मोबाइल नंबर अपना होना था, यासिन का मोबाइल नंबर अपना था। लेकिन जो कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो दोनों भी सेम हो सकती हैं वो उसने रेप्लिकेट कर ली हैं। वो कौन कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं लॉगिन आवर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने हालांकि आसिफ के लॉगिन आवर्स डिफाइन नहीं किए, लेकिन चूंकि मैंने यासीन का अकाउंट कॉपी करके आसिफ का अकाउंट बनाया तो ये इन्फॉर्मेशन उसने खुद ब खुद रेप्लिकेट कर ली है उसने, ठीक है। या अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टैब में आते हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यासीन का जो अगर जॉब टाइटल जो है वो डिफरेंट होगा और इसका जो है आसिफ का वो डिफरेंट होगा। हो सकता है कि दोनों का एक भी हो, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट दोनों का सेम था इस वजह से मैंने कॉपी करके यूजर बनाया। अब मुझे इसके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ी। देखिए CS&IT उसने खुद ही पिक कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे नहीं लिखना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर कंपनी जो कंपनी उसने एनटीसी उसने खुद ही गेट कर ली। यानी मैंने एक टेम्पलेट अकाउंट बनाया यासीन। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर MCS या कोई आप लोगों को कोई टेक्निकल कॉलेज या टेक्निकल ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, या आप लोगों के यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है, यूनिवर्सिटी के सिनेरियो के अंदर मैंने आपको बताया कि 26 डिपार्टमेंट है। अब 26 डिपार्टमेंट के अंदर जो है आप लोगों ने हर यूज़र की ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन और इस किस्म की चीज़ें आप लोगों ने फीड करनी है। लाइक उसका आप लोगों ने जो है डिपार्टमेंट आपने बताना है कि जी वो डिपार्टमेंट उसका कौन सा मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, कंपनी कौन सी कंपनी के अंदर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखना चाह रहे हो। तो बजाय इसके कि हर एक का मैनुअल फीड करो, एक स्टैंडर्ड अकाउंट बना लो, टेम्पलेट अकाउंट बना लो, उसी को कॉपी करके यूज़ करते रहो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना जो कॉमन हो सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी रेप्लिकेट हो जाएगी। ये बात समझ लगी? कॉपी हम लोग क्यों करते हैं? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने एक अदद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट के ओयू के अंदर 2 मजीद ओयू बनाए, चाइल्ड ओयू, MCS और BCS के नाम से। और MCS के अंदर हम लोगों ने 2 यूज़र क्रिएट किए हैं, एक मोहम्मद आसिफ और एक यासीन अशरफ, ठीक है। यूज़र हम लोगों ने कहाँ पे बनाए हैं? एक्टिव डायरेक्टरी पे। अब हम लोगों ने इनके अकाउंट जो है
क्लाइंट कंप्यूटर पे नहीं बनाए, विंडोज 7 की मशीन पे नहीं बनाए, लेकिन मैं आप लोगों को विंडोज 7 की मशीन पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। अच्छा, विंडोज 7 की मशीन पे लॉगिन करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो विंडोज 7 की मशीन है वो विंडोज 7 की मशीन आप लोगों के डोमेन का पार्ट हो। तो हम लोग जो है विंडोज 7 की मशीन को पहले क्या करेंगे, डोमेन ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, जब वो डोमेन का पार्ट बन जाएगी तो देन उसके बाद यूज़र हम लोग एडी में क्रिएट करेंगे और उनको हम लोग लॉगिन जो है क्लाइंट मशीन से कहीं से भी करवा लेंगे, जो जो भी मशीन है जो डोमेन के ऊपर होंगी। अच्छा, जो आप लोगों के यूज़र मैं अभी आपको बनाना बता रहा हूँ ना, बेसिकली यूज़र्स जो है आप लोगों के 3 तरह के यूज़र्स होते हैं। कुछ होते हैं आप लोगों के लोकल यूज़र्स, कुछ होते हैं आप लोगों के डोमेन यूज़र्स, और कुछ होते हैं आप लोगों के बिल्ट इन यूज़र्स। लोकल यूज़र्स वो होते हैं जो किसी क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लोकली क्रिएटेड होते हैं। लाइक बाय डिफॉल्ट 2 यूज़र हर मशीन पर बने होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक गेस्ट। ठीक है, तो वो आप लोगों को जो प्री डिफाइंड पहले से बने बनाए जो यूज़र होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट इन यूज़र। उनको क्या कहते हैं, बिल्ट इन यूज़र। लोकल यूज़र वो होते हैं जो आप किसी एक क्लाइंट मशीन पे जाकर खुद से बनाते हो। अगर मैं विंडोज 7 की मशीन पे जाकर खुद से कोई यूज़र बनाऊंगा ना, तो वो और उस मशीन पर्टिकुलर मशीन पर बनाऊंगा तो वो मेरा क्या होगा, लोकल यूज़र। लोकल यूज़र अमूमी तौर पे हम लोग वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं। जो हम लोगों ने, अगर वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट हमारा हो, वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कोई सेंट्रल ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं होता। किसी एक कॉमन मशीन से यूज़र ने पासवर्ड की वेरिफिकेशन नहीं होनी, तो हम क्या करते हैं, हर एक मशीन पे जाके अलग अलग यूज़र बनाते हैं। तो वो कौन से यूज़र बनाएंगे, हम लोग लोकल यूज़र। ठीक है, और जो हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आगे यूज़र बनाते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी में जो यूज़र बनाते हैं वो यूज़र कौन से होते हैं, डोमेन यूज़र होते हैं। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में जो आगे बनाते हैं वो होते हैं डोमेन यूज़र। वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में किसी लोकल मशीन पर बनाते हैं वो लोकल यूज़र, और जो पहले से बने बनाए होते हैं वो होते हैं आपके बिल्ट इन यूज़र। अच्छा, अभी ये देखें, विंडोज 7 की मशीन हम लोगों की लॉगिन होगी, तो विंडोज 7 की मशीन के ऊपर एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ उमेर के नाम से। ठीक है, हमारी एडी के अंदर तो अगर हम लोग सर्च करें, जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तो कोई उमेर के नाम का यूज़र नहीं है। अब ये सर्च मैं कहाँ से करूँगा, मैं अपनी एमसीआईडी पे डोमेन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये फाइंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा उमेर, फाइंड नो पे क्लिक किया, देखें उसने कोई इन्फॉर्मेशन उसने गेट नहीं की। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे आसिफ, और अब फाइंड करता हूँ, देखो मोहम्मद आसिफ के नाम से यूज़र सर्च करके ले आया। से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यासीन, तो वो यासीन यूज़र को सर्च करके ले आया। अब ये देखें, ये तो आपको कंफर्म हो गया ना कि उमैर नाम का यहाँ पे कोई यूज़र नहीं बना होगा। तो बस इसका मतलब क्या है कि उमैर का जो यूज़र वो दिखा रहे विंडोज 7 वो उसका अपना लोकल यूज़र है। ठीक है, विंडोज 7 की मशीन में मैंने लॉगिन किया और यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि यह उमैर का अकाउंट कहाँ पे बना हुआ है। इस मशीन में विंडोज 7 के अंदर अकाउंट कहाँ से जाके बनाता है। विंडोज 7 के अंदर आप लोगों ने यूज़र्स क्रिएट करने हो तो उसके 2-3 तरीके हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर जाएं और लोकल यूज़र एंड ग्रुप के अंदर चले जाएं। सेकेंडली, आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं, कंट्रोल पैनल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप स्टार्ट के अंदर आए, रन में और एमएमसी लिखें, वहाँ से आप लोकल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज 7 की मशीन पे आऊँ, विंडोज 7 की मशीन के अंदर आके कंट्रोल पैनल के अंदर आए। एक तो हम लोग कंट्रोल पैनल से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें यूज़र अकाउंट का टैब है, यूज़र अकाउंट के टैब पे क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे ये यूज़र क्रिएट हुआ जिसका नाम है उमैर। दूसरा तरीका है कि आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ गए। कंप्यूटर मैनेजमेंट को आप कहाँ से खोलोगे, स्टार्ट के अंदर है, ऑल प्रोग्राम में, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में। सर मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर है। बना तो विंडोज 7 के ऊपर हुआ ना, मैं बता ये रहा हूँ कि वो लोकल यूज़र है विंडोज 7 का, विंडोज 7 का लोकल यूज़र है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बाय डिफॉल्ट विंडोज 7 के अंदर आप लोगों के डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, तो वो अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कराने हो तो क्या करते हैं, आप टास्क मैनेजर टास्क बार पे आप राइट क्लिक करते हैं, यानी कि जो नीचे आपके स्टार्टअप बार होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ गए, स्टार्ट मेन्यू के अंदर आ गए, कस्टमाइज के अंदर आ गए, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। यहाँ पे मैंने कहा डिस्प्ले ऑन ऑल प्रोग्राम मेन्यू, डिस्प्ले ऑन द ऑल प्रोग्राम मेन्यू एंड स्टार्ट मेन्यू। मैं कह रहा हूँ कि दोनों जगह पे दिखाए मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। तो अब देखें, अब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यहाँ पे भी आ गए, और ये प्रोग्राम मेन्यू को अगर मैं खोलूँगा तो प्रोग्राम मेन्यू के अंदर भी आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। आप प्रोग्राम मेन्यू के अंदर आ जाए, और अब अगर आप लोगों ने नए यूजर्स क्रिएट करने हैं तो फिर आप कहाँ पे आओगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आए और वहाँ से लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर आ जाए, या माइट भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास एक ऑप्शन होगी, नहीं लोकल सिक्योरिटी डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं होती आपके पास, लोकल यूजर एंड ग्रुप की ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आओगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट की स्नैप इन आपके पास लोड होगी तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी लोकल यूजर एंड ग्रुप।
गलत क्लिक हो गया, ये देखिए ये आपके पास आ रही है ऑप्शन लोकल यूज़र एंड ग्रुप। लोकल यूज़र एंड ग्रुप पे हमने क्लिक किया और यूज़र्स पे क्लिक किया। यूज़र्स के अंदर देखें बाय डिफ़ॉल्ट और इनके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब होता है प्री डिफाइंड, जब विंडो इंस्टॉल करते हैं जो खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। 2 यूज़र क्रिएट होते हैं खुद ब खुद, कौन कौन से, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा गेस्ट। तीसरा जो लोकल यूज़र बना वो कौन सा बना, उमेर का। एनीवे यूज़र्स का डिफरेंस आपको मैंने बताया कि यूज़र 3 तरह के होते हैं। लोकल यूज़र जो किसी डोमेन एनवायरनमेंट में या किसी वर्कग्रुप मशीन को सॉरी जो किसी वर्कग्रुप एनवायरनमेंट में बने हो या किसी लोकल मशीन पे बने हुए हो और खुद से बनाता है एडमिनिस्ट्रेटर। डोमेन यूज़र वो होते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट किए जाते हैं और बिल्ट इन यूज़र वो होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं। अच्छा, अब हम लोगों का टास्क ये है कि हम लोगों ने विंडोज 7 की मशीन को डोमेन ज्वाइन करवानी है, जो हम लोगों का आज का पहला प्रैक्टिकल है। उसके लिए ये है कि मैं विंडोज 7 की मशीन को डोमेन ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा आईपी जो है वो सेम क्लास का है या नहीं है। हम लोगों ने अपने सर्वर का आईपी क्या रखा था, 10.0.0.1। तो हम लोग विंडोज 7 की मशीन के अंदर आए और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे है और इसका भी हम लोग को आईपी सेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम लोग आईपी एड्रेस दे देते हैं टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज़ फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने इसको आईपी एड्रेस दे दिया से कि 10.0.0.2। सपोज ये मैंने उसको आईपी एड्रेस दे दिया। और जो हमारा डीएनएस है वो डीएनएस भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन ही है, 10.0.0.1। ये मैंने अपना डीएनएस सर्वर बताया, ओके किया। जब भी क्लाइंट को आपने डोमेन ज्वाइन करवानी है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपकी क्लाइंट मशीन का और आपके सर्वर मशीन का सेम क्लास का आईपी एड्रेस हो। अगर डिफरेंट क्लास का आईपी एड्रेस होंगे तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी अनटिल अनलेस के दरमियान में राउटर इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, हम लोगों ने डोमेन उसका जो है सेम क्लास का हम लोगों ने आईपी एड्रेस तो दे दिया। दूसरी चीज़ मैंने आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर बताया था कि आप लोगों ने हमेशा डेट और टाइम का खास तौर पे ख्याल रखना। डेट और टाइम को जो है बाद में काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो हमारा टाइम जोन UTC 5 यूनिवर्सल टाइम हम लोगों का वो इस्लामाबाद कराची वो ठीक है। अच्छा, अब मैंने कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करानी है तो मैं माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करूँगा। अच्छा, विंडोज़ 7 के अंदर या विंडोज़ 2008 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स वगैरह डिस्प्ले नहीं कर पा रहा होता। तो इसको डिस्प्ले करवाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें और शो ऑन डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर दें, ठीक है, और देखेंगे वो माई कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे आ गया। या दूसरा तरीका है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पर्सनलाइज के अंदर आ जाए और यहाँ से व्यू आइकन की ऑप्शन आती है आपके पास, चेंज डेस्कटॉप आइकन। चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे और जो जो आइकन डिस्प्ले करवाना है, कंट्रोल पैनल का करवाना है, यूज़र फाइल का करवाना है, नेटवर्क का करवाना है। मिसाल के तौर पर मैं जो यहाँ पे यूज़र फाइल का आइकन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ये नेटवर्क आइकन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो देखें वो आइकन भी यहाँ पे जो है मेरे पास डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन ज्वाइन करवानी है, आईपी एड्रेस हमारा सेम क्लास का हो गया। अब मैं माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से आ जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद अभी ये मेरा कंप्यूटर विंडोज 7 की मशीन जो है ये वर्क ग्रुप के अंदर चल रही है, अभी ये डोमेन पर नहीं चल रही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज सेटिंग पे क्लिक करूँगा। चेंज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अगेन कंप्यूटर नेम के अंदर आ गया, यहाँ से मैं चेंज पे मैंने क्लिक किया। कंप्यूटर का नाम है मेरे umair-pc। कंप्यूटर का नाम भी चेंज करना तो मर्जी है, अगर यही रहने देना मैंने कहा सपोज यही रहने दो। और डोमेन का नाम हम लोगों ने क्या रखना है, डोमेन हम लोगों की क्या mcitp.com, ये मैंने अपनी कंप्यूटर का डोमेन का नाम दिया, ओके किया। अब वो पूछ रहा है कि डोमेन का वो यूज़र बताओ जिसके पास राइट्स हैं डोमेन ज्वाइन कराने के। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास वो राइट्स होते ही हैं। अभी मैंने मजीद किसी और को नहीं दिए, मैं फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर mcitp.com डोमेन के ऊपर क्रिएट हुआ होगा। एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड दिया मैंने यहाँ पे, ओके किया। वो वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अगर यूज़र ने पासवर्ड सही होगा और इनके आपस में कम्युनिकेशन सही होगा, वो वैलिडेट करेगा, देन उसके बाद आपको वेलकम मैसेज दे देगा। वेलकम मैसेज दिया, ओके किया। और जब भी डोमेन ज्वाइन कराते हैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट लाजमी करना पड़ता है। देखें पहले यहाँ पे वर्कग्रुप आ रहा था, अब क्या आ रहा है mcitp.com, ओके करूँगा और रिस्टार्ट नो करूँगा। तो ये मेरा कंप्यूटर जो है एक बार रिस्टार्ट होगा और उसके बाद जो है अब मैं इस कंप्यूटर पर लॉगिन करूँगा तो दोनों ऑप्शंस देगा मुझे। वो पूछेगा कि लोकल कंप्यूटर पर लॉगिन करना है या डोमेन पर लॉगिन करना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिंपल क्या किया, विंडोज 7 की मशीन को हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई। अब जब ये कंप्यूटर रिस्टार्ट होकर आ जाएगा तो जो हमारी विंडोज 2008 की जो मशीन है, जो हमारा डीसी या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, जाग रहे हैं ना सारे, को सोया तो नहीं होगा कोई। तो हम लोग अब अपने उस डोमेन के ऊपर जाएंगे और उसके हम लोग कंप्यूटर वाले कंटेनर में जाके देखते हैं कि umair-pc के नाम से कोई नई मशीन की इन्फॉर्मेशन आई है नहीं आई। अभी हम लोगों ने डोमेन जो ज्वाइन करवाई है विंडोज 7 की मशीन को, उस मशीन का नाम क्या था, umair-pc। अब हम लोग अपने डोमेन पे आ गए, 2008 सर्वर पे आ गए और यहाँ से हम लोग कंप्यूटर वाले कंटेनर पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई नहीं umair-pc की। जो ही डोमेन आप लोग ज्वाइन कराते हो क्लाइंट कंप्यूटर को, तो क्लाइंट कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन
यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम विंडोज 7 की मशीन पे लोकल यूजर से लॉगिन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों ने जो 2 अकाउंट क्रिएट किए हैं, यासीन या आसिफ, हम लोग यासीन या आसिफ के अकाउंट से जो है उसमें लॉगिन करते हैं। विंडोज 7 की मशीन पे हम लोग आए, फर्स्ट टाइम डोमेन जो रन कराइए, फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है, थोड़ा टाइम लगाता है। यहाँ पे अगेन मैंने ऑल कंट्रोल डिलीट प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि किस पे लॉगिन करना है, उमेर डैश पीसी लोकल मशीन पे लॉगिन करना है। मैंने कहा नहीं, स्विच यूजर, अदर यूजर, और मैंने यहाँ पे उसको बताया कि किस पे लॉगिन करना है, डोमेन पे। डोमेन के यूजर का नाम क्या था, डोमेन के यूजर का नाम था यासीन, और उसका पासवर्ड मैंने दिया PSD@123। ठीक है। अब ये जो यासीन जो लॉगिन हो रहा है, यासीन कहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ये डोमेन पे लॉगिन हो रही है, और ये इसकी जो ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड की जो वेरिफिकेशन और ग्रुप पॉलिसी की सेटिंग है, कहाँ से गेट कर रही है, ये अपने सर्वर से, एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन से, डोमेन कंट्रोलर से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाते हैं, कि अगर हम लोग यासीन को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि यासीन जो है वो कंट्रोल पैनल में ना जा सके, यासीन राइट क्लिक ना कर सके, यासीन रन में कोई कमांड एग्जीक्यूट ना कर सके, यासीन कमांड प्रॉम्प्ट ना खोल सके, यासीन रजिस्ट्री के साथ छेड़खानी ना कर सके, तो उसको यासीन को किस तरीके से कंट्रोल करना है। या हम लोग चाह रहे हैं कि जी BCS के जितने स्टूडेंट्स हैं, BCS के स्टूडेंट्स के COD ड्राइव गाइड करते हैं, या उनके जो है हर कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर जो COD ड्राइव आ रहे हैं, उसके अलावा एक और नई एडिशनल ड्राइव आना शुरू हो जाए Z ड्राइव के नाम से, जिसको आप लोग कॉमन ड्राइव या शेयर ड्राइव या अपनी Z ड्राइव बोलते हैं, वो कैसे आती है। या इसके अलावा हम लोग उनके ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी रिमोटली सेट करना चाह रहे हैं, तो रिमोटली हम लोग वॉलपेपर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम हम लोग करते हैं ग्रुप पॉलिसी के जरिए से। अच्छा, अभी मैं आपको माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया और इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। अभी ये जो लॉगिन हुआ है, ये किससे लॉगिन हुआ है, ये यासीन के अकाउंट से। मशीन, लोकल मशीन का नाम है उमेर डैश पीसी, लेकिन चूंकि डोमेन ज्वाइन कर लिया है, डोमेन का नाम MCITP, और इस कंप्यूटर का जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम वो क्या बन गया, umer-pc.mcitp.com। ठीक है। अच्छा, यासीन एक आम ऑर्डिनरी यूज़र है, यासीन के पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। जो डोमेन के जो यूज़र्स होते हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते, मतलब डोमेन का यूज़र कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आप उसको कोई कंट्रोल डेलीगेट ना कर दें, उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ना दे दें। मिसाल के तौर पर यासीन कहता है कि अच्छा चलो मैं इस कंप्यूटर के जो है ना डोमेन में चेंज कर देता हूँ, तो वो क्या करता है, चेंज सेटिंग पे क्लिक करता है। अब वो कह रहा है कि बच्चे काम ये करना, पहले तो आप ये बताओ ना कि वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर का आप यूज़र नेम पासवर्ड दो, आपके पास वो राइट्स ही नहीं है। ठीक है। यूज़र अकाउंट कंट्रोल के फ़ौरन विंडो आ जाएगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने लगेगा ना, फौरी तौर पर विंडोज 7 के अंदर UAC की विंडो आप लोगों के सामने आ जाएगी। वो कहेगा कि आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है, उस यूज़र का आप अकाउंट बताओ जिसके पास ये राइट्स है। ठीक है। तो अभी ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकता, ना कोई छेड़खानी कर सकता वैसे। तो फर्दर अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो मैं आपको ग्रुप पॉलिसी के जरिए से कंट्रोल करना, वो चीज़ें आपको बताऊँगा। अच्छा, यूज़र तो हम लोगों का बन गया, यासीन यूज़र का। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर डोमेन का अपने टाइम चेंज कर देता हूँ, मैं डोमेन का मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, ये क्लाइंट कंप्यूटर को मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ 9 बजे के बाद मैं कर देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ कि जी 10 बज गए हूँ। तो अब जब ये लॉगिन करेगा तो लॉगिन होते हुए इसको एरर आ जाएगा कि आपका जो है लॉगिन टाइम जो है ना, आप उसको वो आपका इस वक्त नहीं है, तो ये जो है ना लॉगिन नहीं करने देगा। या मिसाल के तौर पर अभी यासीन के पास राइट्स हैं कि यासीन अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा है, अगर मैं डोमेन के जरिए इसको रिस्ट्रिक्ट करता यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, तो यासीन अपना जो है पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। यार डोमेन ज्वाइन करना बता दिया आपको मैंने, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करना बता दिया हुआ, यूज़र बनाना बता दिया हुआ। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो ये है कि आप लोगों ने जी सर एक बात जी हुक्म सर, वो पीछे वो जो आपने वो मैन यूजर बनाया ना, जी जब आप क्रिएट कर रहे थे तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर का वो यूजर नेम और पासवर्ड दिया। जी तो सर इसका क्या मतलब है कि उमेर अगर डोमेन से लॉगिन हो रहा है तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वो है। उमेर जो है ना, वो यूज़र, वो डोमेन का यूज़र तो है ही नहीं है, वो उस लोकल मशीन पे बना हुआ था, विंडोज 7 पे बना हुआ था। हाँ जी सर। विंडोज 7 का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जब भी विंडोज 7 के ऊपर इंस्टॉलेशन होती है, तो विंडोज 7 की जो सबसे लास्ट स्क्रीन होती है, लास्ट स्क्रीन के अंदर वो ये पूछता है कि कंप्यूटर को क्या नाम देना है और कंप्यूटर के यूज़र आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र कौन सा रखना है। अगर आप उसको वैसे ही नेक्स्ट कर देते हो आप उसको, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट वो अनेबल करता है। ठीक है। और अगर आप लोग वहाँ पे कोई वो यूज़र, मिसाल के तौर पे मैंने विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन की सबसे लास्ट स्क्रीन के ऊपर मैंने वहाँ पे नाम दे दिया उमेर, तो उसने क्या किया, उमेर डैश पीसी उसने मशीन का नाम रख दिया, उमेर ही उसके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम रख दिया उसने। ठीक है। ये बिल्ट इन, ये जो है ना बिल्ट इन अकाउंट, बेसिकली ये जो है लोकल अकाउंट है, और क्या विंडोज 7 का अकाउंट ये लोकल अकाउंट है, इसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं। जब भी डोमेन ज्वाइन करवानी है
तो डोमेन ज्वाइन करवाने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने चाहिए। अब हम लोगों ने जो डोमेन ज्वाइन करवाई है वो किस अकाउंट से ज्वाइन करवाई है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से ज्वाइन करवाई है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा था, mcitp.com जो हमारी डोमेन है एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिनिस्ट्रेटर, उस अकाउंट से हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था विंडोज 7 का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल हुआ था। विंडोज 7 के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पास तो राइट्स नहीं है कि वो एडी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सके, कोई ऐसा काम कर सके। अच्छा, इसके सर फिर दो तरीके हैं ना, एक तो आप हर सिस्टम पे जाके डोमेन ज्वाइन करवाएं, या आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बना दें तो वो डायरेक्ट ज्वाइन कर दें। सॉरी दोबारा पूछिए। मतलब दो तरीके हैं इसके सर, एक तो आप ये डोमेन ज्वाइन करवा रहे हैं सिस्टम के थ्रू, हाँ जी मतलब विंडोज 7 के थ्रू जी जी, आप हर अकाउंट पे जाएंगे और डोमेन ज्वाइन हर करवाएंगे, अकाउंट पे नहीं। अब मैंने जो हर डोमेन, सिस्टम पे सर। हर सिस्टम में जाएंगे। अब मैंने जो डोमेन ज्वाइन करवा दी ना विंडोज 7 की, अब विंडोज 7 की इस मशीन के ऊपर अभी हम लोगों ने किस अकाउंट से लॉगिन किया, यासीन के अकाउंट से लॉगिन किया। मैं यासीन के अकाउंट से लॉगिन नहीं करता बल्कि लॉग ऑफ कर देता हूँ, और अब मैं जो है आसिफ के अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। तो आसिफ का अकाउंट भी मेरा लोकल अकाउंट नहीं है, आसिफ का अकाउंट कहाँ पे बना हुआ है, डोमेन पे बना हुआ है। तो स्विच यूज़र किया इसको मैंने, यासीन के बजाय इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, जी ये MCID भी लिखेंगे या आप पूरा यूपीएन लिखेंगे, पूरा वो लिख दें yasin@समथिंग, ठीक है। अगर तो मल्टीपल यूपीएन नहीं है आपके पास, मल्टीपल लेकिन सर यूपीएन, हम ये अगर यूनिवर्सिटीज में देखा जाए तो ऊपर अपना रोल नंबर देते हैं और नीचे हम जी जी, वो जो आपके जो लॉगिन नेम आपके जो क्रिएट हुए होते हैं वो रोल नंबर के बेस पे क्रिएट हुए होते हैं, यूनिवर्सिटीज में वो क्रिएट होते हैं। अच्छा, आसिफ के अकाउंट से लिख रहा हूँ मैं। अब मैं शुरू में MCID भी नहीं दे रहा, क्यों MCID भी नहीं दे रहा, लेकिन लॉगिन कैसे होगा, अगर आप नीचे गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, लॉगिन ऑन टू MCID। अभी चूंकि मेरे मल्टीपल यूपीएन नहीं बने हुए, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, या मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स नहीं बनी हुई, या मल्टीपल ट्रीज नहीं बनी हुई, तो एक ही डोमेन है, एक ही ट्री है, तो मुझे वो चीज़ें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है और वो डायरेक्ट भी लॉगिन कर जाएगा। ठीक है। अभी किया क्या हम लोगों ने, विंडोज 7 की मशीन को डोमेन ज्वाइन करवाई है, और यूज़र कहाँ पे बनाए, यूज़र बनाए एक्टिव डायरेक्टरी पे बनाए। डोमेन सिर्फ एक बार ज्वाइन करानी पड़ती है, बार बार नहीं ज्वाइन करानी पड़ती। सिर्फ एक बार डोमेन ज्वाइन करवाई और उसके बाद यूज़र कंप्यूटर के ऊपर नहीं बनाया बल्कि एडी के ऊपर बनाए। अब मेरे मिसाल के तौर पे ये 10 के 10 कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन कर लेंगे, और मैंने जो है 30 यूज़र बनाए हैं, ठीक है। वो 30 यूज़र जो है किसी भी कंप्यूटर पे आके किसी भी वक्त लॉगिन कर सकते हैं। वो मैं हर एक कंप्यूटर पे जाके वो अकाउंट नहीं क्रिएट करूंगा, बल्कि वो 30 अकाउंट सिर्फ एक बार एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट करने हैं। जी आप पूछेंगे कुछ। अगर मल्टीपल यूपीएन है तो एक्चुअली सिस्टम किस डोमेन का मेंबर होगा? मल्टीपल यूपीएन जो है ना, एक डोमेन के अंदर मल्टीपल यूपीएन जो है ना आप ऐड कर सकते हो, वो बात का टॉपिक है। बाद में जब हम लोग वो मल्टीपल डोमेन वगैरह वो चीज़ें देखें उसमें आपको मल्टीपल यूपीएन ऐड करना भी मैं बता दूंगा। सर ये दो तरीके बताए आपने, फिर मतलब अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बना देते हैं जी जी, तो फिर हम डायरेक्ट सिस्टम से वो यूजर नेम और पासवर्ड देके हम ऑन कर लेते हैं। मैंने उसका आपको आप दो तरीके नहीं बताए, मैंने आपको दो अलग अलग चीज़ें बताई हैं। पहले मैंने आपको यूज़र क्रिएट करना बताया जी कि यूज़र सारे के सारे एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट होंगे। ठीक है। दूसरा काम मैंने आपको डोमेन ज्वाइन करना बताया, ठीक है। डोमेन ज्वाइन करना सिर्फ एक टाइम की एक्टिविटी है। जो अब मैंने क्या किया है कि अपनी इस मशीन को डोमेन का पार्ट बना दिया हुआ है, कि पहली मशीन ये मेरी अलग से चल रही थी, वर्कग्रुप एनवायरनमेंट में चल रही थी। अब मैं अपनी इस विंडोज 7 की मशीन को मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए से, डोमेन के जरिए से इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ। एडी में जाके हम लोगों ने पहले यूज़र क्रिएट किए। अगर मैं यूज़र क्रिएट ना करता, खाली डोमेन में ज्वाइन करवा देता, तो जब नेक्स्ट टाइम विंडोज 7 में लॉगिन करना उसने पूछना तो था कि किस यूज़र से लॉगिन करना है। तो फिर अगर मैं यूज़र क्रिएट ना किया तो ओनली ऑप्शन मेरे पास क्या होती है कि मैं विंडोज 2008 के या एडी के सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर सकता था इसमें। ठीक है। जी जी, सर अगर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जब हम किसी को ये मशीन कोई देते हैं, जब वो बंदा आता है तो उस मशीन की तो हमें मतलब उसको तो डोमेन ज्वाइन करवानी पड़ती है मशीन की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप किसी को मशीन असाइन करते हो, तो जो आपका जो लैब का स्टाफ होता है, जो आपका जो लैब एडमिन वगैरह होता है, वो पहले से डोमेन में उन्होंने ज्वाइन करवाई होती है। वो सिर्फ नए यूज़र का जो है ना वो एडी के अंदर अकाउंट क्रिएट करके इनेबल करते हैं, उससे बताते हैं भाई ये तुम्हारा लैपटॉप है, ये तुम्हारी मशीन है, तो ये यूज़र नेम पासवर्ड, वो यूज़र नेम पासवर्ड देता है, उस पर लॉगिन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार ये डोमेन ज्वाइन कराने वाली प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती अनटिल अनलेस कि आप अपनी डोमेन चेंज ना कर दो। ठीक है। सर लोकल यूजर से भी लॉगिन हो सकते हैं, सॉरी, लोकल यूजर से भी लॉगिन हो सकते जी जी, लोकल यूजर से भी वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 की मशीन पे लॉगिन होगा। वो सिर्फ फिर विंडोज 7 के रिसोर्सेज एक्सेस करेगा, डोमेन के रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ जी पूछें। सर एक सिनेरियो तो ये कि एक लैब के अंदर 50 सिस्टम्स पड़े हुए हैं, हाँ जी उन पे एडमिनिस्ट्रेटर ने सब पे डोमेन ज्वाइन करवा जी दिया। जी, अगर रिमोट लोकेशन पे करवानी है तो उनको पासवर्ड बताना पड़ेगा डीसी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि जी मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो है ना
2 ऑफिस वगैरह हैं उसके, या उसके कोई रिमोट ऑफिस है या कोई ब्रांच ऑफिस है, अब वो ब्रांच ऑफिस के यूज़र्स को भी जो है डोमेन ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। एक सूरत तो ये है कि जो ब्रांच ऑफिस जो आप लोगों ने लगाया हुआ है, ब्रांच ऑफिस के अंदर भी एक डोमेन कंट्रोलर लगा हो, या आपका रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर लगा हो। अगर वहाँ पे डोमेन कंट्रोलर नहीं है या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं है, वो सेंट्रल साइट से ऑथेंटिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो जितने यूजर्स डोमेन पर लॉगिन होना चाह रहे हैं वो उनके पहले अकाउंट आपके सेंट्रल साइट के अंदर बनेंगे, ठीक है। और फिर आप ब्रांच ऑफिस के किसी एक यूज़र को आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र ने पासवर्ड बता दोगे, या फिर आप उसको एडमिन कंट्रोल डेलीगेट कर दोगे। एडमिन कंट्रोल डेलीगेट करने का मतलब ये होता है कि किसी एक यूज़र को आप राइट्स दे दोगे कि तुम्हारे पास इख्तियारात हैं, तुम क्लाइंट के कंप्यूटर्स के जो है डोमेन ज्वाइन करवा सकते हो। तो रिमोटली अगर डोमेन ज्वाइन करवानी है तो फिर ज़ाहिर है कि आपके उस रिमोट ब्रांच का आपके इस ऑफिस के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, कोई डेडिकेटेड लिंक होना चाहिए आपके पास, लाइक कोई ISDN हो, या आपके पास कोई फाइबर वगैरह बिछी हो, या उस ब्रांच का आपके साथ जो है साइड टू साइड कोई VPN बना हो। अगर आप लोगों का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है आपका, ISDN कनेक्शन आप लोगों के पास नहीं है, फाइबर नहीं बिछी हुई, कोई लोकल लैन आप लोगों का नहीं बना हुआ, और आप लोगों का साइड टू साइड VPN भी नहीं बना, तो ब्रांच ऑफिस के यूज़र जिनके पास कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं लगा हुआ, वो सेंट्रल साइट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी जो दूसरा प्रैक्टिकल हम लोगों ने करना है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एक्टिव डायरेक्टरी हम लोगों ने इंस्टॉल की थी, और एक कंप्यूटर का हम लोगों ने डोमेन कंट्रोलर बनाया था। अब मैं जितने यूज़र बनाऊंगा, जितने कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन कराता जाऊंगा, जितनी ग्रुप पॉलिसीज लगाऊंगा, जितने ओजूज बनाऊंगा, सारे के सारे अपने इस एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मैं बनाता जाऊंगा। अब जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप लोग काम करते हो, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सर्विसेज की जो है ना रिडंडेंसी जो है वो एक बेसिक फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के अंदर। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता मेरी एक्टिव डायरेक्टरी करप्ट हो जाती है, या इस मशीन का हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, तो उसका मतलब है कि मेरा सारे के सारे यूज़र्स का डेटा गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, दोबारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूँगा, नए सिरे से सारे यूज़र क्रिएट करूँगा, सारे कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन कराऊंगा, सारों के ऊपर दोबारा ग्रुप पॉलिसी लगाऊंगा, सारों के सारे रिस्ट्रिक्शन राइट्स वगैरह सारे ईच एंड एवरीथिंग सारा काम दोबारा करूँगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि एक डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर कम से कम आपके 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। अगर एक डोमेन कंट्रोलर आपका फोर्थ भी हो जाए ना, अगर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए, तो ताकि यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेशन ले सके। तो अभी जो दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को सिखानी है, बतानी है, वो ये है कि आप लोगों ने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना होता है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक और मशीन है टेस्ट DC02 के नाम से। मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ ADC। ADC वाली मशीन को हम लोगों ने ऑन किया, इस पर ऑलरेडी विंडोज़ 2008 इस पर इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहा हूँ। अभी अगर आप लोग अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आके अगर आप लोग देखो डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर, यहाँ पे आपको सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर दिखा रहा है DC01। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और दूसरा डोमेन कंट्रोलर भी आ जाए, ताकि अगर DC01 ऑफ भी है तो यूजर कहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाए, DC02 से, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से। और फिर आप देखोगे जब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, तो जितने मैंने कॉन्फ़िगरेशन इस पे की है, लाइक इसके ऊपर मैंने स्टूडेंट का ओजू बनाया, फिर BCS MCS का ओजू बनाया, फिर MCS के ओजू के अंदर मैंने 2 यूजर बनाए, ये सारे का सारा डेटा ऑटोमेटिकली DC जो आपका सेकेंडरी DC होगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होगा, उसके ऊपर एप्लीकेट हो जाएगा, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हम लोगों का, वो है कि जी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप लोगों ने बनाना, वो कैसे बनाना। सर ये जरा टोपोलॉजी बता दें, ये सिस्टम किस तरह प्रिपेयर हुआ है, मतलब सर्वर कहाँ, विंडो कहाँ पड़ी है? ये सारे के सारे फिलहाल तो मेरे अपने ही लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई हैं, ये मैंने वर्चुअल सर मशीन बनाई मतलब वर्चुअल में क्या है और वैसे क्या है? सारी चीज़ें वर्चुअल के अंदर ही है, कोई चीज़ भी फिजिकल के ऊपर नहीं है। मेरे पास इस वक्त जो है ना बेस मशीन जो है मेरे लैपटॉप के ऊपर, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज़ सर्वर 2008 R2 इंस्टॉल हुआ होगा। विंडोज़ सर्वर 2008 R2 के अंदर मैंने हाइपर-वी का रोल ऐड किया। हाइपर-वी के रोल के अंदर मैंने 3 वर्चुअल मशीनें बनाई हैं। एक हम लोगों ने DC01 बनाया, एक DC02 बनाया, और एक हम लोगों ने जो क्लाइंट कंप्यूटर विंडोज 7 का बनाया, ठीक है। दूसरी सूरत ये थी कि आप लोगों ने लैब करनी थी, तो इसके लिए आपको 3 डेडिकेटेड मशीनें चाहिए थी। एक फिजिकल मशीन आपके पास 2000 प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की होती है, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की होती है, तीसरे आपके पास क्लाइंट की। तब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, टेस्टिंग वगैरह करनी है, बजाय इसके कि 3 कंप्यूटर्स को एंगेज करो, आप क्या करोगे, वर्चुअलाइजेशन के जरिए आप लोग मल्टीपल मशीनें बना के ये सारा कुछ आप लोग टेस्ट कर सकते हो। लाइक टू भी फिजिकल मशीन, ये इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता वर्चुअल या फिजिकल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल एक तरह से ही एक्ट करते हैं, काम करते हैं। अच्छा जी, ये दूसरी मशीन जो है इसके ऊपर अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन हुई हुई है। सबसे पहले इसको हम लोग इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर जाके, मतलब कि इसके जो IP एड्रेस वगैरह साइन करना है, टाइम वगैरह सेट करना है, वो चीज़ें हम लोग इसको बता देते हैं।
इसको मैं आईपी एड्रेस देता हूँ। पहले वाली जो मशीन थी उसका हम लोगों का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। इसको मैं सपोज आईपी एड्रेस देता हूँ 10.0.0.11 कर दिया सपोज मैंने इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। और जो हमारा प्रेफर डीएनएस, जो हमारा पुराना डीएनएस है वो क्या 10.0.0.1, ठीक है। आईपी एड्रेस मैंने सेम क्लास का दे दिया होगा। और उसके बाद इसका मैं टाइम इसका मैं सेट करूँगा, टाइम देख लूँगा कि टाइम जोन वगैरह मैंने ठीक सेट किया है नहीं किया होगा, और इसका मैं नाम चेंज करूँगा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूँगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी हम लोगों ने रोल करके रोल पहले ऐड किया था। आज मैं रोल ऐड नहीं करूँगा। पिछली बार तो किसी की फरमाइश थी कि जी रोल ऐड नहीं करना, रोल ऐड किए बगैर करना। टाइम जोन हम लोगों का ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस मशीन को सबसे पहले उसको प्रॉपर नाम दे देना है इसको, क्योंकि इसने जब ये इंस्टॉल हुई थी तो इसने खुद ब खुद नाम गेट किया था इसने, वो बिन समथिंग। इसका मैं नाम चेंज करके इसका नाम रख देता हूँ सपोज DC02। पहले जो मशीन थी उसका नाम क्या था DC01, जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था mcitp.com डोमेन का। अब जो हमारा सेकेंडरी डोमेन कंट्रोलर होगा उसका नाम होगा DC02। अच्छा, जब भी आप लोगों ने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना है, डोमेन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट उसके ऊपर DC प्रोमा चला दो या डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन का विजिट चला दो, वो खुद ब खुद डोमेन का पार्ट बन जाता है आप लोगों का। क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन पे लाने के लिए डोमेन ज्वाइन करानी जरूरी है कि आप लोग माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे, नेटवर्क के अंदर जाकर उसको डोमेन ज्वाइन कराओगे। बनाना हो तो उसका डीएनएस देना पड़ता है डोमेन का, क्या बनाना हो जिसको बनाना हो जिसको एडीसी बनाना हो वो जाहिर है उससे कम्युनिकेट करने के लिए डीएनएस एड्रेस आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी जी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुआ होगा जी, और ऑब्वियसली डीएनएस भी डाउन हो जाएगा। फिर आपको सेकेंडरी डीएनएस आपको बनाना पड़ेगा। तो अभी जब हम डीएनएस का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि खुद से डीएनएस किस तरह बनाते हैं, डीएनएस की कितनी टाइप्स होती हैं, डीएनएस का फेल नंबर वगैरह कैसे काम करता है। क्लास शुरू होने वाली है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट का हम लोगों का मैक्सिमम प्रैक्टिकली हो रहा है। क्लास के बाद जाए अनाउंसमेंट सुन के जाए। मैंने अभी 7 मिनट पढ़े, अभी 7:53। अच्छा जी, ये देख लें कि मैं माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आया तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क ग्रुप दिखा रहा है। आप लोगों को ये दिखा रहा होगा कि इस वक्त इसके ऊपर कोई डोमेन नहीं है, ये वर्क ग्रुप के अंदर चल रहा है सिंपल, सिर्फ जस्ट DC02। अगर आप इसके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आगे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर है, ना डोमेन एंड ट्रस्ट है, ना साइट एंड सर्विसेज है, ना एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, ऐसी कोई ना ADSI एडिट, ऐसी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। इवन का DNS वगैरह कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और अगर हम लोग रोल्स के अंदर जाके देखें तो इस वक्त इस मशीन के ऊपर कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं है। अभी आप लोग रोल्स की समरी में यहाँ पे आपको दिखा देता है कि मशीन में कौन कौन से रोल इंस्टॉल है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0/70 कि इस पर कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस पर रोल इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, लेकिन डायरेक्ट मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट के अंदर आओगे, रन में आओगे, यहाँ पे कमांड दोगे DC प्रोमो, स्टार्ट रन DC प्रोमो। अब ये देखें चेकिंग इफ द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस बाइनरीज आर इंस्टॉल्ड, कि वो क्या कर रहा है कि पहले उसका ये देखें बीइंग इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी बाइनरीज आर बीइंग इंस्टॉल प्लीज वेट द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड विल ओपन ऑटोमेटिकली वंस द बाइनरीज हैव बीन इंस्टॉल्ड। ये क्या कर रहा है, बैक एंड के ऊपर उसका रोल ऐड कर रहा है। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोग सर्वर मैनेजर में गए थे, सर्वर मैनेजर में जाके हम लोगों ने ऐड रोल पे क्लिक किया था और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल ऐड किया था। तो अब हम लोगों ने वो काम नहीं किया, हमने डायरेक्ट DC प्रोमो की कमांड दी है। तो ये क्या कर रहा है, ये रोल भी खुद ही ऐड कर रहा है, ठीक है। जब रोल ऐड हो जाएगा, सक्सेसफुल रोल ऐड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन का विजिट चला देगा। अभी जब रोल ऐड हो जाता है तो फिर मैं आपको सर्वर मैनेजर में जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे पहले आपको 0/17 दिखा रहा था, अब वो वहाँ पे आपको जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी का रोल या .NET फ्रेमवर्क जो उसका प्री रिक्विजिट है वो चीज़ें खुद ही इंस्टॉल कर देगा। सर्वर मैनेजर में आगे देख लेते हैं हम लोग। ये जो काम कर रहा है सबको समझ लग रही है ना इसकी। जब हम लोग एडिशनल डोमेन बना लेंगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डोमेन नहीं सॉरी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना लेंगे तो दोनों के ऊपर इक्वल लोड होगा। अगर आप लोगों के 500 यूजर्स हैं
तो 500 यूजर्स की जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑटोमेटिकली आधे एक जगह से ऑथेंटिकेट होंगे, आधे एक जगह से ऑथेंटिकेट होंगे। एडिशनल डोमेन हम लोग बनाते, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम लोग बनाते क्यों? बेसिकली वो हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस के लिए बनाते हैं, रिडंडेंसी के लिए बनाते हैं, फेल ओवर के लिए बनाते हैं कि अगर एक डोमेन कंट्रोलर हमारा अनअवेलेबल हो जाए तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर जो है वो सर्व करता रहे। या अगर हमारे नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा है और यूजर्स लॉगिन होते हुए टाइम ज़्यादा लेते हैं तो हम लोग उस टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, हम उस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स लगा लो तो यूजर्स जो है वो जल्दी ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइम बिल्कुल उतना ही ले रहा है जितना लास्ट टाइम हम लोगों ने वो जो ऐड रोल पे क्लिक किया था और वहाँ से आगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज पे क्लिक किया था, तो ये बिल्कुल बैक एंड पे वही काम कर रहा है। जब वो रोल ऐड हो जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का और उसका जो प्री एक्विजिट था डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 या जो समथिंग जो भी था वो चीज़ें वो रोल और फीचर ऐड कर लेगा, तो देन उसके बाद जो है ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने देगा। अच्छा, अभी सर्वर मैनेजर को अगर मैं एक बार बंद करके दोबारा खोलता हूँ तो वहाँ पे आप लोगों को वो 0 of 17 दिखा रहा था। तो अभी ये देखें यहाँ पे रोल्स के अंदर आगे आपको क्या दिखा रहा है, एक्टिव 1 of 17 के ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल जो है वो इसने ऐड कर दिया होगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन का विजिट चलना शुरू होगा। अगेन आप लोग इसको करोगे यूज़ एडवांस मोड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट किया, जी जी रिकॉर्डिंग आई थिंक से हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है recording। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों की चूंकि ऑलरेडी डोमेन बनी हुई है, ऑलरेडी फॉरेस्ट बना हुआ है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस डोमेन कंट्रोलर को एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट या एग्जिस्टिंग डोमेन में एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि पहले से डोमेन बनी है उसके अंदर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के तौर पर बनाना है। अगर उसके अंदर मैं नई ट्री बनाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ न्यू डोमेन इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, दिस सर्वर विल बिकम द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर। ये खैर जब हम लोग ट्री बनाएंगे, चाइल्ड डोमेन बनाएंगे, वो बाद का काम है, वो बाद में आपको बताऊंगा। अभी सिनेरियो ये है कि सिंगल डोमेन है, सिंगल फॉरेस्ट है, उसके अंदर सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ था, अब उसमें एक और एडिशनल उसके मुआवन के तौर पे एक और डोमेन कंट्रोलर लगाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इसको नेक्स्ट किया। और वो कह रहा है कि टाइप द नेम ऑफ एनी डोमेन इन द फॉरेस्ट वेयर यू प्लान टू इंस्टॉल दिस डोमेन कंट्रोलर, कि इस डोमेन कंट्रोलर को किस डोमेन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो वो हमारी डोमेन का नाम क्या था, mcitp.com। देन उसके बाद पूछ रहा है कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दो, तो मैं यहाँ से सेट पे क्लिक करूंगा और mcitp.com के एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा। mcitp.com के मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड दिया, ओके किया, इसको नेक्स्ट किया। अब वो एग्जामिन कर रहा है और देखें चूंकि हमारी सिंगल डोमेन बनी हुई थी, सिंगल डोमेन सिंगल फॉरेस्ट था, अभी उसको सिर्फ एक ही डोमेन मिली है। अगर mcitp के अंदर मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स बनी होती तो mcitp के नीचे वो दिखा रहा होता चाइल्ड डोमेन, और फिर वो हमारे से पूछता कि इसको पेरेंट डोमेन का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है या चाइल्ड डोमेन का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना। तो मैंने कहा कि फिलहाल एक ही सिंगल डोमेन सिंगल फॉरेस्ट है, उसी के अंदर ही लगाना। mcitp.com फॉरेस्ट रूट डोमेन जो हम लोगों की है, ठीक है, रूट का मतलब है पेरेंट सबसे ऊपर वाली डोमेन है, उसके अंदर हम लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स वगैरह नहीं बनी, बाय डिफॉल्ट एक होती है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट होती है, वो उससे कनेक्ट कर रहा है जब हम लोग अपने साइट्स बनाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे ये ऑप्शनल है कि इसके ऊपर डीएनएस का रोल इंस्टॉल करना है या नहीं करना। जो भी आप क्वेश्चन पूछे थे, पीछे बैठे यहाँ साहब को पूछे थे कि आपको डीएनएस, अगर मिसाल के तौर पे पहला डोमेन कंट्रोलर बंद हो जाए तो साथ में क्या होगा, डीएनएस भी बंद हो जाएगा। तो हम लोग डीएनएस का भी लोड बैलेंस हम लोग चाह रहे हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, डीएनएस सर्वर के ऑप्शनल है, मर्जी है, पहले में तो था ज़रूरी था, कंपलसरी था, इसके अंदर ऑप्शनल है कि करो ना करो। दूसरी ऑप्शन है कि ग्लोबल कैटलॉग बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग सर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि हर सर्वर को आप ग्लोबल कैटलॉग लाजमी बनाओ। ठीक है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले के अंदर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था, वो डिसलेक्ट नहीं कर देता। और तीसरी ऑप्शन जो है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये ब्रांच ऑफिस का सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे हम चाहते हैं, समझते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो ज़्यादा छेड़खानी ना करे डोमेन के साथ। जो भी यूज़र बनाना, पासवर्ड रिसेट करना, हम मेन सेंट्रल साइट से हम लोग कर लिया करेंगे, ताकि वहाँ पे कोई बंदा छेड़खानी ना करे। सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से आप किसी डोमेन को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर या RODC भी आप लोग बना सकते हो आप लोग, तो वो ऑप्शनल है कि इसको RODC बनाना है। अगर मैं RODC बना लूँगा तो फिर क्या होगा कि इस डोमेन के कंट्रोलर के ऊपर जाके कोई भी यूज़र का ना तो नया अकाउंट बना सकता हो, ना उसका पासवर्ड रिसेट करना, वो सेंट्रल साइट के मेन डोमेन कंट्रोलर से ही होगा।
फिलहाल मैं इसको RODC नहीं बना रहा, इसको सिंपल मैंने कहा कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाओ, ग्लोबल कैटलॉग का रोल भी कर दो और DNS का रोल भी कर दो। नेक्स्ट किया। तो ये जो फ्रेंचाइजीज हैं ये टेलीकॉम जितनी भी हैं, इधर जो इनके वो सर्वर इंस्टॉल होता है ना जी जी डोमेन पे, उनको कितना ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दिए हुए हैं? यार ये डिपेंड करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स किस्म की सिक्योरिटी होती है। तो वो अगर तो आप ये समझते हो कि जी आपका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप इतने कॉम्पिटेंट हो और आप जो फ्रेंचाइजीज को भी दे रहे हो, आप वो डोमेन की फैसिलिटी दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कॉम्पिटेंट बंदा रख रहे हो जो कोई गलत हरकत नहीं करेगा, उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, आपके डोमेन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा आपके, तो फिर तो आप उसको फुली राइट्स भी दे दो। लेकिन अमूमी तौर पे ये होता है फ्रेंचाइजीज के केस के अंदर, तो वो जहाँ पे जो आपकी फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। वो जब भी कोई नया यूज़र बनाना होता है वो कहते हैं सेंट्रल साइट से एक्टिवेट होगा, ठीक है, वो फिर मर्कजी। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रेप्लिकेट डेटा ओवर द नेटवर्क टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर। अब जो डोमेन इस नए डोमेन कंट्रोलर ने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है कि कितने यूज़र, कितने ग्रुप, कितने ओयू वगैरह, ये क्या करेगा, पुराने डोमेन कंट्रोलर से थ्रू नेटवर्क यानी अपने थ्रू लैन जो है वो रेप्लिकेशन करेगा। दूसरे का ऑप्शन ये है कि रेप्लिकेट डेटा फ्रॉम मीडिया एट द फॉलोइंग लोकेशन, कि आपके पास कोई मीडिया डिस्क आपके पास पड़ी है, कोई पासपोर्ट USB वगैरह पड़ी है, वहाँ से रेप्लिकेशन कर लें। तो चूंकि अभी हमारे दोनों डोमेन कंट्रोलर लाइव है, हम रिमोट एरिया में तो बैठे नहीं हुए, तो मैंने उसको कहा रेप्लिकेट डेटा ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट किया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट ए सोर्स डोमेन कंट्रोलर फॉर द इंस्टॉलेशन पार्टनर, कि इसका इंस्टॉलेशन पार्टनर अभी तक हम लोगों का एक ही है, ठीक है, dc01.mcitp.com। अगर मल्टीपल होते तो उसमें सिलेक्ट कर सकता था कि मेरी साइट के अंदर जो सा वो है, मैं मिसाल के तौर पे DC01 जो है वो सेंट्रल साइड में, DC02 जो है वो ईस्ट साइड में, DC03 जो है वो वेस्ट साइड में, तो पूछता कि किसके साथ रेप्लिकेशन पार्टनर किसको बनाना है। तो अभी हमारे सिनेरियो में दूसरा डोमेन कंट्रोलर पहले सिर्फ एक ही मौजूद था, तो मैंने पहले वाला कर दिया, लेट द विजिट चूज एन अप्रोप्रिएट डोमेन कंट्रोलर को खुद ही सिलेक्ट कर ले, है ही एक तो वो उसी को सिलेक्ट करेगा, या अगर मल्टीपल होते तो यहाँ से मैं फिर वो सिलेक्ट कर देता। देखें पिछली बार तो जो इंस्टॉलेशन की थी और आज जो करें इसमें थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट किया, डेटाबेस अगेन, डेटाबेस और सिसवॉल का पूछ रहा है कि डेटाबेस के अंदर सारे यूजर वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस और लॉग फाइल वो एंटिटीज के फोल्डर में सेव करता है, और जो रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन या स्क्रिप्ट्स, लॉगिन स्क्रिप्ट्स वगैरह वो सिसवॉल में सेव करता है। तो मैं उनके डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी विंडोज़ ही रहने दें। नेक्स्ट किया, एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर पासवर्ड जिसका आपको लास्ट टाइम डिटेल से बताया था, अगेन वही पासवर्ड यहाँ पे मैंने दे दिया। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन की थी तो वो नोटबुक के ऊपर पेंसिल से लिख रहा था, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, वो एक जगह से पंप करके दूसरे को फीड कर रहा है, यानी फीडिंग वाला आपको जो है ना वो आइकन वो डिस्प्ले करवा रहा है। क्या कर रहा है कि पहली इन्फॉर्मेशन दूसरे नए डोमेन कंट्रोलर के साथ क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। अच्छा, आज देखें कि आज इसने हम लोगों से नहीं पूछा कि फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल क्या रखना है, डोमेन का फंक्शन लेवल क्या रखना है। पहले डोमेन कंट्रोलर में आप लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया, आप अगले में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब पूछे, क्या पूछा था, कौन पूछा था क्वेश्चन? हाँ जी, किसी को क्यूरी को क्वेश्चन किसी का? अभी तक जितना पढ़ा है, जितना डिस्कस किया है, इसमें किसी चीज़ की समझ ना लगी हो? एक क्वेश्चन है, अगर आपका कंप्यूटर का ओयू बना हुआ बाय डिफॉल्ट बनता है, जी जी। तो आप अगर सर्वर के लिए अलग आप चाहते हैं कि एक ओयू हो जिसमें सर्वर डोमेन जॉइन करवाएं तो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाए सर्वर, तो ये ग्रुप, ये डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप ग्रुप पॉलिसी लगाओगे। जब आप ग्रुप पॉलिसी लगाते हो तो ग्रुप पॉलिसी किसी एक डोमेन पे लगाई जा सकती है, किसी एक ओयू पे लगाई जा सकती है, किसी एक डोमेन कंट्रोलर पे लगाई जा सकती है। तो आप डोमेन लेवल के ऊपर एक पॉलिसी लगाओगे कि जो भी क्लाइंट कंप्यूटर ज्वाइन करे डोमेन तो वो इस कंटेनर में चला जाए, और जो भी सर्वर ज्वाइन करे तो वो इस वाले कंटेनर में चला जाए। बाई डिफ़ॉल्ट आपके जितने क्लाइंट हैं, जितने सर्वर्स हैं, बाई डिफ़ॉल्ट एक ही आपका कंटेनर में होता है, कंप्यूटर्स का कंटेनर, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स के कंटेनर में आते हैं। लेकिन जो डोमेन कंट्रोलर्स हो, जो आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हैं, वो कंप्यूटर्स के कंटेनर में नहीं जाते, वो बल्कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वाले कंटेनर में आते हैं। थोड़ी देर लगाएगा, अभी रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद जो इसको एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी ये यासीन साहब आपसे कुछ खिताब फरमाना चाह रहे हैं, इसकी बात सुनने के क्या कह रहे हैं। ये होगा स्लो होगा। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओगे। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ से आप एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाओगे। एडवांस सेटिंग के अंदर आते हैं या रिमोट सेटिंग के अंदर आ जाते हैं, एक ही बात है। यहाँ से आपने रिमोट पे क्लिक किया और अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वेरिएंट ऑफ विंडोज रिमोट डेस्कटॉप, या तो ये ऑप्शन कर लो। इसका फ़ायदा ये होगा
कि आप विंडोज़ एक्सपी की मशीन से भी रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं, विंडोज़ 2003 की मशीन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा सिक्योर करना है, तो जिसके अंदर आप चाहते हो कि नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व हो, वो विंडोज़ 2003 की मशीन या एक्सपी की मशीन प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर यहाँ पे आप क्या कर लो कि सिर्फ नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन वाली मशीन से, यानी विंडोज़ 7 की मशीन से, विंडोज़ विस्टा से या विंडोज़ 2008 या 2008 R2 से आप उसको रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अलाउ कर दिया इसको। अब आप चूँकि अलाउ किया हुआ है इसको, अब आप लोगों ने इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है, रिमोटली इसको एक्सेस करना, तो आपको इस कंप्यूटर का आईपी पता होना चाहिए और यूज़र नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। आप लैन के ऊपर मौजूद किसी भी दूसरे कंप्यूटर से आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन करोगे, ठीक है, आईपी एड्रेस दोगे और उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड दोगे और इस कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने बात की है कि सर्वर के ऊपर ये वायरस वगैरह आता कहाँ से। सर्वर के ऊपर वायरस जो आता है आप लोगों के नेटवर्क से आता है, अमूमी तौर पे इंटरनेट से आ सकता है, लैन से आ सकता है, या सर्वर के साथ आप लोग को यूएसबी वगैरह लगाओ उसके जरिए से बात। बाज़ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपके जो है वो कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है आपका और सर्वर के ऊपर सिक्योरिटी आप लोगों ने टाइट नहीं रखी हुई, लूज सिक्योरिटी आप लोगों ने रखी हुई है, तो क्लाइंट से वो पेनिट्रेट कर सकता है आपके सर्वर मशीन के अंदर भी। आप लोगों में से जिस किसी ने एमसीएस वगैरह किया हुआ है या एमआईटी किया हुआ, आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा नेटवर्क प्रोग्रामिंग का, कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग या जो जावा के थ्रू जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसके अंदर ऐसे स्क्रिप्ट्स बनाए जा सकते हैं कि जो एक मशीन से दूसरी मशीन को जो है वो अच्छा, जो सर्वर होता है, सर्वर के अंदर आप लोगों को जो ख्याल रखने वाली चीज़ें, ये देखें इंस्टॉल होगी भी है, इसको मैं फिनिश करता हूँ, ये रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट के लिए गएगा, ये रिस्टार्ट हो गया तो उसके बाद देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने बनाई थी, हम लोगों ने स्टूडेंट का कोजू बनाया, उसमें 2 हम लोगों ने कंटेनर बनाया, एमसीएस बीसीएस वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जब भी आप लोगों ने डोमेन कंट्रोलर बनाना है, एक तो एक अनऑथराइज पर्सन को आप लोगों ने उस पर लॉगिन नहीं होने देना। एक अच्छी बात ये है कि जो आम आप ऑर्डिनरी यूज़र बनाते हो, जिस तरह हम लोगों ने आज 2 यूज़र बना के देखें, यासीन और एक आसिफ, यासीन और आसिफ डोमेन जॉइंट सारे के सारे सिस्टम्स पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन डोमेन कंट्रोलर्स पे लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यासीन और आसिफ के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहीं पे जो है ना उनका रास्ता बंद कर दिया होगा। दूसरा ये कि अगर मिसाल के तौर पे किसी यूज़र के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, लाइक उसको आपने बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दिए होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रांगली इस चीज़ को डिस्करेज करता है कि अनऑथराइज पर्सन उसके ऊपर जो है ना खाम खा उस पर आगे लॉगिन ना करें। और अमूमी तौर पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डीसी होता है वो कैबिनेट के अंदर आप लोगों के लॉक पड़ा होता है, आप लोगों के किसी डेटा सेंटर वगैरह के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेटर ने उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है अपने लैपटॉप से, या तो रिमोट डेस्कटॉप करके करेगा या अपने लैपटॉप पे, और उसने आरसेट इंस्टॉल किए होंगे। तीसरी चीज़ ये कि आप लोग अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कोई भी गैर ज़रूरी कोई एक्स्ट्रा पोर्ट्स जो है ना आप लोग वो ओपन ना करो, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ये ना टेलनेट की पोर्ट ओपन कर देते हैं, पिंग की पोर्ट ओपन कर देते हैं, आईसीएमपी की पोर्ट वगैरह ओपन करते हैं, तो गैर जरूरी पोर्ट्स ओपन ना करो, सिर्फ जो काम के पोर्ट्स है सिर्फ वो ओपन करो। फर्दर ये है कि आप लोग अपने सर्वर के ऊपर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखो। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म की बात अगर करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एंटीवायरस है वो फोरफ्रंट क्लाइंट सिक्योरिटी के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना प्रॉपर्टी जो एंटीवायरस है वो फोरफ्रंट है। आप फोरफ्रंट क्लाइंट सिक्योरिटी जो है वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर लो। या अगर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप फायरवॉल के थ्रू भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। फायरवॉल के ऊपर आप टाइट किस्म की फायरवॉल अनेबल रखो। हम लोग क्या करते हैं कि विंडो के इंस्टॉलेशन करते साथ ही फायरवॉल डिसेबल करते हैं। तो ये जो अनाड़ी लोग जो होते हैं ना, जो एक्सपर्ट नहीं होते, जिनको चीज़ों का नहीं पता होता, वो चीज़ों को चलाने के लिए जो है ना फॉर द टाइम वो कहता है कि यार कोई फायरवॉल बंद कर दो, सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रांगली इस चीज़ को डिस्करेज करता है, फायरवॉल आप लोगों ने कभी भी बंद नहीं करनी। प्लस इसके अलावा ये कि फर्दर बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोटेक्ट करना है। एडिशनली आप अपने नेटवर्क के अंदर या तो एनपीएस लगा सकते हो, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर लगा सकते हो, या फिर आप अपने नैप का रोल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नेटवर्क एक्सेस एंड प्रोटेक्शन सर्वर, जो इंशाल्लाह हम लोग बाद में चल के देखेंगे। इस किस्म की चीज़ें जो है अपने डोमेन एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, एडीसीजी हम लोगों का रिस्टार्ट हुआ है, रिस्टार्ट होकर देखते हैं कि अभी वापस आता ही नहीं आता। मीनवाइल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था डीसी साहब के पास पहले यहाँ पे सिर्फ DC01 की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अभी यहाँ पे इसके पास दो डोमेन कंट्रोलर दो दिखा रहा है, एक DC01 दिखा रहा है और दूसरा DC02 दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं आप बेशक बंद भी कर दूँ तो ये जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था ना, MCITP डोमेन, उसके स्टूडेंट का OU, स्टूडेंट में BC, MCS के अंदर 2 यूज़र बने, अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास भी रेप्लिकेट होगी होंगी। ये भी रिस्टार्ट हो गया आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर भी उसी तरह के 5 टैब बन गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, साइट एंड सर्विसेज, डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ADSI एडिट। और अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को खोलोगे तो उसमें आपको वो सारे OU और सारे यूजर्स वगैरह उस तरीके से नजर आ रहे होंगे। इसका फायदा क्या हो गया कि अगर एक डोमेन कंट्रोलर हमारा बंद हो भी जाएगा तो यूजर जो है ऑटोमेटिकली दूसरे डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेशन लेते रहेंगे और लॉगिन होते हुए यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आज के लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, या अभी तक जो डिस्कस किया इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी की समझ ना लगी हो, या कोई क्यूरी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी, सारी समझ लगी हुई? नेक्स्ट टाइम फिर मैं जितना आप लोगों को पढ़ाया ना 4 लेक्चर में, पहले मैं आप लोगों को सबको पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ नहीं। तो लिहाजा कोशिश करें कि लेक्चर जो है ना आप लोग रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। इसके रिकॉर्डिंग जो आपको यासीन से मिल सकती है, यासीन से आप लोग इसके कंप्लीट लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और कोशिश किया करो कि टाइम निकाल के, अगर एक काम कर रहे हो, ज़ाहिर आप इसको और पैसा खर्च कर रहे हो, अपने घर वालों से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से अगर आप लोग दूर हो, तो उसके अंदर जो है ना आप लोग अपने पैसे को लगाने का उसकी कोई आउटपुट भी उसकी होनी चाहिए। क्लास में जो लोग सोए रहते हैं ना, तो वो मेहरबानी क्या करें, या तो घर जाके वीडियो देख लिया करें, या वो रिलेटेड टॉपिक जो है ना वो टेकनेट के ऊपर पढ़ लें वो, ठीक है। टेकनेट जो है ना बेहतरीन सोर्स, आप लोगों को बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर बुक किसी को चाहिए भी तो वो जो है मेरे से ले सकता है, मेरे पास जो है बुक्स जो है वो इसकी हैं। मैं आप लोगों को सेपरेटली ये नहीं बताऊंगा कि अभी हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं। मैं आपको बुक्स आपको दे दूंगा, पेपर्स मैंने आपको शुरू में बता दिए, ठीक है। आप लोगों को कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को इस 2 माह के पीरियड के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को जो है ना कवर करवाऊँ। तो अभी जो है हम लोगों का 70240 जो है ना, अभी हम लोगों का वो टॉपिक चल रहा है, जो पेपर है ना एक्टिव डायरेक्टरी वाला, वो अभी हम लोग वो पेपर जो पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, MCITP के ऊपर मैं लॉगिन कर रहा हूँ इस नए डोमेन कंट्रोलर में, जो हम लोगों ने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया। अच्छा, विंडोज़ NT के अंदर जो है ना, जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते थे डोमेन कंट्रोलर की, तो विंडो इंस्टॉल करते हुए ही डिसीजन लेना पड़ता था कि इसने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के तौर पर एक्ट करना है या बैकअप डोमेन कंट्रोलर के तौर पर एक्ट करना है, यानी इसने PDC बनना है या BDC बनना है। और आपके एनवायरनमेंट के अंदर 3 तरह के सर्वर सिर्फ हो सकते थे, या PDC हो सकता था, या BDC हो सकता था, या मेंबर सर्वर हो सकता था। ये विंडोज़ NT की बात बता रहा हूँ। विंडोज़ NT के बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया होगा। अब वो कहते हैं कि इंस्टॉलेशन टाइम पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल विंडो इंस्टॉल कर लो, बाद में डिसाइड कर लेना कि इसने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनना है या बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनना है या इसने मेंबर सर्वर बनना है। NT में रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता था ना, वो बैकअप डोमेन कंट्रोलर में या मेंबर सर्वर में डिमोट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ बैकअप डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट किया जा सकता था प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में। लेकिन विंडोज़ 2008 में, 2003 में, 2000 में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपल सर्वर इंस्टॉल करो, सर्वर के बाद एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है, तब आपने डिसीजन ले लेना कि इसने प्राइमरी बनना है या इसने एडिशनल बनना है। NT4 के अंदर जो पहला डोमेन कंट्रोलर होता था उसको हम लोग बोला करते थे PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। लेकिन विंडोज़ 2000, 2003, 2008, 2008 R2 के अंदर जो पहला डोमेन कंट्रोलर होता है उसको हम PDC नहीं कहते, बल्कि जस्ट DC कहते हैं उसको, यानी डोमेन कंट्रोलर। NT4 के अंदर जो हमारे बाद में बनने वाले जो डोमेन कंट्रोलर होते थे बैकअप पर्पसेस के लिए, उसका नाम होता था BDC, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। लेकिन 2000, 2003, 2008, 2008 R2 के अंदर उसको हम BDC नहीं कहते, बल्कि उसको हम लोग कहते हैं ADC। ADC स्टैंड फॉर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एनीवे, ये हम लोगों का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन चुके हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर हम लोग आए हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आगे देखते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास रेप्लिकेट होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज आपको चेक करवा दूँ कि हम लोगों ने इसका नाम सिर्फ जस्ट DC02 रखा था, इसने फुली क्वालिफाइड नेम खुद ही डिटर्मिन कर लिया DC02.mcitp.com। देन उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर है, यहाँ पे आप लोगों को आपके डोमेन MCITP दिखा रहा है। MCITP डोमेन के अंदर ये देखें स्टूडेंट का OU भी इसके पास आगे रेप्लिकेट हो गया। स्टूडेंट के OU के अंदर 2 OU बनाए थे, BCS और MCS। MCS में 2 यूजर बनाए थे, यासीन और आसिफ। और यासीन के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में उसका लॉगिन टाइम उसका हम लोगों ने डिफाइन किया था मॉर्निंग 8 AM to 9 PM। तो वो देखें, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आप लोगों ने यहाँ पे दी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर या ट्रीज वगैरह बनाने के बारे में हम लोग उन चीज़ों पर डिस्कस करें, ठीक है। लेक्चर आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोग इससे जो है यासिन से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।